गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। विवेक, अवी, सौरभ, फुसफुस, समीर, प्रत्युष, अंकिता, इलॉन, कनिष्क, गुड इवनिंग, श्रुति, पलक, गुड इवनिंग, गर्व, मधु, दिव्यांशु, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अर्जुन, गुड इवनिंग, नंदनी, पलक, आयुष, गुड इवनिंग बेटा, मैथ्स, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत तेज चैट चल रही है, बहुत मुश्किल से नाम पढ़ने में आ रहे हैं। सोनम, शिवांश, सृजल, सौम्यदीप, पता नहीं, रोहित, आशीष, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सब लोगों के? तो कैसा गुजर रहा है दिन? गुड इवनिंग। तो आज फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तुम लोगों ने 3 क्लासेस तो कर ली हैं, चौथी क्लास है तुम्हारी, तो अब तो दोनों बैचेस की 4th क्लास है ये। और ठीक है, हम इसको हल्का हल्का ही करेंगे, धीरे धीरे करके अपने हिसाब से स्पीड पकड़ लेंगे। हालांकि बहुत नॉर्मल तरीके से ही चलेंगे, क्योंकि पैरेलली जो मेन क्लासेस चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं। एक एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर ये चौथी क्लास हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की है, तो मुझे लगता है अननेसेसरी बहुत तेज भागने की जरूरत नहीं है। इत्मीनान से करते हैं, ताकि बहुत ज्यादा बैकलॉग क्रिएट ना हो जाए, अदरवाइज पर्पस ही सॉल्व नहीं होगा। पता चला चौथी क्लास चल रही है और सर चौथी क्लास बैकलॉग में चल रही, उसका बैकलॉग चल रहा है, तो ये तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ थोड़ा सा, हाँ, आराम से करते बेटा। वैभव, दक्ष, सिंपल बॉय, मनीषा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो शिवम, गुड इवनिंग। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ लोगों ने बोला था कि सर अभी चलने दीजिए, एक हफ्ते बाद जो है, 3-4 क्लासेस के बाद जो है, प्रयास 2 वाले, कल तो पहली क्लास थी तो बहुत सारे बच्चे आए थे, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वो बच्चे कम हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, हाँ, अब ठीक है, वो हर बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लाइव क्लास कर रहा है या फिर वो रिकॉर्डेड क्लास कर रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, ये जरूर है कि तुम चाहो तो जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, इसमें कोई बहुत कलाकारी नहीं है, ये सब तुम्हारे ऊपर है ना। तो अल्टीमेटली यार, तुम समझ रहे हो ना बात को, तुम्हारा, मेरा, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, सबका जो है ना, एक ही गोल है, वो है रिजल्ट, और कोई गोल नहीं है। तो हमें लगता है कि कोशिश कर लो, जम के कोशिश कर लो, रिजल्ट लाना है, ये मेन काम है। हमसे पढ़ो, उनसे पढ़ो, इनसे पढ़ो, उनसे पढ़ो, जिनसे पढ़ना है पढ़ो, लेकिन रिजल्ट लाना जरूरी है। आप समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ इसी बात से पड़ेगा कि तुमने रिजल्ट लाया और तुमने अपने माँ बाप को वो रिजल्ट ला के दिखाया। अल्टीमेटली वही मैटर करता है, बाकी कुछ भी मैटर नहीं करता। तुम कहां से क्या क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो जो जो मुझे लगता है, जो 1 मिनट की बात तुमसे फिर करूंगा, कि जो अभी का टारगेट होना चाहिए वो बहुत, अपने आप को, मैं सारे लोगों से ही बात कर रहा हूं, मतलब समझ रहे, आप कोई बच्चा इनमें से एक्सेप्शनली ये कहे तो अलग बात है, बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पर सबसे ज्यादा फोकस जो है हमें मेंस के रिजल्ट पर कर लेना चाहिए, क्योंकि मेंस के बाद भी हमें एडवांस के लिए काफी टाइम मिल जाता। तो इस टाइम मेरा मानना यही है कि बहुत ज्यादा फोकस करो उन चीजों पर जो मेंस लेवल पर पूछी जाती हैं, आसान पूछी जाती हैं। बहुत बड़े बड़े सवालों की प्रैक्टिस करना, बहुत बम फोड़ना, मुझे समझदारी नहीं लगती। बहुत नॉर्मल तरीके से ये तैयारी की जाए। आप देखेंगे, जैसे अगर आज भी मौका लगा तो कुछ एक आध सवाल दिखाऊंगा मैं, वही तुम्हारे इम्तिहान के सवाल होंगे। तुम कहोगे अजीब लल्लू लोग हैं यार, अब तक इसी में खेलते कूदते रहते हैं। जिन लोगों ने पढ़ा लिखा होगा वो देखेंगे सॉलिड स्टेट का चैप्टर, या मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर, या एटॉमिक स्ट्रक्चर, सोल्यूशन, काइनेटिक्स, जो भी पढ़ा रखा है उन्होंने, वो देखेंगे कि सर कहां दिमाग लगा रहे हैं, कहां, छोड़िए सर, बड़ा लल्लू मामला चल रहा है। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि समझदारी यही है कि एक लेवल पर तैयारी की जाए और उसके बाद सेकंड लेवल के बारे में सोचा जाए। तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि वो लेवल हमारा तैयार है, या हम उस लेवल को आसानी से तैयार कर सकते हैं, सर हमें एक और लेवल की तैयारी करनी है, तो आप एक और लेवल की तैयारी करिए, क्लास में तो सब कुछ कराया ही जा रहा है। बट वो बच्चे जो ज्यादातर ऐसे हैं जिनके डाउट्स देखता हूं मैं, जो इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर रहे हैं कि सर ये बैकलॉग चल रहा है, सर वहां हमारी बैंड बजी पड़ी है, सर वहां उन्होंने मार रखा है हमें, उन्होंने जान ले ली हमारी, वगैरह वगैरह, वो इस तरह के जो डाउट्स हैं या इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है, वो एक जनरल प्रॉब्लम है। और मेरा मानना यही है कि हर बच्चे के पास इतना वक्त है कि वो हर चैप्टर को एनसीईआरटी से प्लस इन नोट से, चाहे जिस सब्जेक्ट की बात करें, नोट से पढ़ ले, और पढ़ने के बाद एक लेवल, तुम सब जानते हो वो एक लेवल क्या है,
आप समझिए बात को। एक लेवल का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं हर एक बच्चे को अलग से समझाऊंगा, मुझे लगता है हर एक बच्चा इस बात को एग्री करेगा। सर हम आपकी बात समझ रहे हैं। एक लेवल का मतलब होता है एक ऐसा लेवल जो उस चैप्टर में एनसीईआरटी को कवर कर ले, कुछ मेंस के सवालों को कवर कर ले, मेंस के लेवल को कवर कर ले, प्लस सर एक ऐसी बात, एक ऐसा लेवल जो जो थोड़ा सा मेंस से उठकर हो, जरा सा मेंस से उठकर हो, ताकि अगर मेंस थोड़ा सा भी अच्छे लेवल का बनाने की कोशिश की या एक आध सवाल भी अच्छे बनाने की कोशिश की तो हम निपटा दें। अदरवाइज अगर इस तरह की तैयारी भी कर लोगे तो कम से कम इस फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप अगला अटेम्प्ट और जेई का एडवांस का पेपर निकाल सकते हैं। लेकिन अब जो बच्चा बिल्कुल ही ये सोच के बैठा है कि नहीं मैं तो आज ही एडवांस के भी सवाल लगाऊंगा, तो मैं सिर्फ उन बच्चों से ये बोलूंगा, अगर आपको लगता है कि आपका वो पर्टिकुलर लेवल जिसके बारे में अभी मैंने बात की वो तैयार है या तैयार कर रहे हैं आप साथ साथ, तो आप किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। लेकिन जो बच्चे जो जनरल मैसेजेस आते हैं मेरे पास, वो जनरल यही है, सर हम मरे पड़े हैं, सर हमारी बैंड बज गई, सर हम कुछ नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये छूट गया वो छूट गया, ये भी बैकलॉग वो भी बैकलॉग। ऐसे बच्चों से सिर्फ एक ही आप गुजारिश है कि कम से कम इतना तो तैयार कर लो यार, 11वीं तुम पास थे कि नहीं हैं? अब तो हो गई सब। 12वीं भी हम ले दे के पास हुए, सर 11वीं भी पास है, 12वीं भी पास है, तो अरे तो कुछ तो आता है। ये तो नहीं है कि सर हम बिल्कुल लल्लू हैं, सर हम बिल्कुल गंवार हैं, हमें कुछ नहीं आता, ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार। तो अगर आपने 11वीं कर ली, 12वीं कर ली, तो ऐसे में आप यहां की पढ़ाई भी थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं, तो ऐसे में वक्त है हमारे पास। जैसे उस दिन भी हमने बात की थी, अभी हमारे पास 110 दिन 120 दिन बचे हुए हैं। ये जो हमारे पास टाइम है, इस टाइम को सही से यूज करके एक लेवल तैयार कर सकते हैं। बात समझ रहे? वो एक लेवल तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। तो वो एक लेवल अगर आपने तैयार कर लिया तो आप देखेंगे आपको बहुत फर्क पड़े। और मैं इसलिए बात कर रहा हूं बार बार एक लेवल की, हर चैप्टर में तुम देख रहे हो अभी, जैसे प्रयास 1 वालों के साथ तो अभी हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है, प्रयास 2 वालों के साथ हम 4 चैप्टर कर चुके हैं। तुमने उनमें देखा था यार जी का मेंस लेवल क्या कह रहा है यार, मोल कॉन्सेप्ट में H2Cl2 के मोल दे रखे हैं, पूछ रहा है HCl कितना बनेगा। अरे सर आज वही कहानी चल रही है, मोलारिटी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, मोलालिटी निकालो, मोलालिटी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, मोलालिटी निकालो। सर वही खेल कूद, मोल फ्रैक्शन दे रखा है, मोलालिटी निकालो। आज कुछ नया कुछ करी ना, तो वो एक लेवल, सर वो जो लेवल है उस लेवल को तैयार कर लेते। सर ऐसा तो नहीं है कि हम कर नहीं सकते, ऐसा तो नहीं कर नहीं सकते, बस वही है कि सर हमें कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं मिल रहा है कि हम किस रास्ते पे चले। तो मैं बोल तो रहा हूं तुम्हें एक सीधे रास्ते पे चलना है। एनसीईआरटी से रिलेटेड बातें कहने का मतलब एक बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। हर टॉपिक जो जेई के सिलेबस का टॉपिक है उसके बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर उसमें कोई फॉर्मूला इन्वॉल्व है तो वो फॉर्मूला बाकायदा कंठस्थ एकदम याद खून में बसा होना चाहिए, और उसके ऊपर आए हुए प्रीवियस ईयर के सवाल करके देख लेने चाहिए, और उसके बाद अपने आप को एक कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि ऐसी की तैसी इस टॉपिक की कम से कम मेंस की तो बैंड बजा सकते हैं। यार थोड़ा सा इतना अकलमंदी से काम करो, इतने भी लल्लू नहीं हो। हर क्लास में आने से पहले तुम्हें जो है समझाना पड़ता है। हमें ऐसा लगता है, कई लोगों को तो ये लगता होगा साला आता है 5-7 मिनट हमारे 10 मिनट ऐसी बर्बाद करके चला जाता है। लेकिन फिर वही है कि कुछ बच्चे हो सकता है एक आधे ऐसे हो जिनको लगता हो कि नहीं ठीक है यार, और कुछ नहीं तो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएंगे। हालांकि एक चीज क्लियर है, पिछले 21-22 सालों से पढ़ा रहे, एक चीज बहुत क्लियर है, क्लास में जब तक रहते हैं शुरू के 5-7 मिनट अगर मैंने ये बकवास की है तो कुछ लोगों के अंदर पता है, कुछ लोग लिख के देंगे हाँ सर थोड़ा सा आता है सर, है ना, ये वो खून खौलता तो है सर, ऐसा है ना। लेकिन एक चीज हमें अच्छी तरह से पता, ये सिर्फ इसलिए कहते हैं, सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि कहना है। आप समझ रहे कि अब हम भी नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। हो सकता है तुम्हारे माँ बाप इतने पढ़े लिखे ना हो सकता है तुम्हारे माँ बाप को इस बारे में, इस फील्ड का आइडिया ना हो, उनको आइडिया ना हो कि भाई किस तरह से फिजिक्स पढ़ी जाती है, मैथ्स पढ़ी जाती है। हो सकता है बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं पता होता, तो ऐसे में कौन सिखाएगा तुम्हें। दोस्त तो ऐसे होते नहीं, दोस्त तो उल्टा ही सिखाते हैं। तो ऐसे में सर हम ही तो हमें करना है इसलिए कर रहे हैं। लेकिन हमें एक चीज 20 सालों से पता है, हमें 21 सालों से बात पता है कि सिर्फ ये काम, ये जो बातें हम करते हैं ना, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं हाँ सर अब खून खोलता तो है, ये सर सिर्फ 10 मिनट का खेल होता है। समझ रहे बात को? सिर्फ 10 मिनट का खेल होता है। ये बात भी पता है, सब कुछ क्लियर है एकदम एकदम। ऐसा नहीं कि नहीं सर ऐसा नहीं, जोश में भरे रहते हैं। हमें बात बिल्कुल क्लियर है कि होता क्या है। लेकिन यार आप करें क्या यार, मजबूरी है। थोड़ा सा तुम्हें जगाने की कोशिश करते हैं, कोई तो जागेगा। समझ रहे बात को? कुछ तो जागेंगे, जो कुछ जागेंगे वो कुछ सिलेक्ट होंगे, और कुछ ही तो सिलेक्ट होते हैं। तो बस इतना काम करना पड़ता है। तो डेली का डेली हर मास्टर जो आता है पकाना शुरू कर देता है तुम्हें। कोई भी मास्टर आएगा पकाएगा, कोई भी मास्टर आएगा पकाएगा। तो भाई ये हर मास्टर का अपना काम है, करना पड़ता है। बहरहाल हाँ ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्लास की बात, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं।
तो थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, कल जैसे हमारी बात हुई थी उसी को लेके थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। हाँ, फुस फुस हो जाता है, फुस सही है। नहीं नहीं ठीक है, एक आध आदमी लिख भी रहे हैं कि सर अब बहुत बकवास मत करिए, अब आगे बढ़िए, बहुत बढ़िया। जी 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 सरकार। ठीक। तो इसमें जो हम नेक्स्ट टॉपिक कल हम जैसे बात कर रहे थे, थोड़ा सा और जनरल टर्म्स की बात कर रहे हैं। हालांकि तुम ये मत समझ लेना कि आइसोथर्मल प्रोसेस खत्म हो गया, हमें सिर्फ ये सब डायग्राम जो है सब टाइम पास के लिए बनाया गया है। डिटेल में इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, और हमसे ज्यादा डिस्कशन तो फिजिक्स वाले भी कर लेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस, हम कुछ प्रोसेसेस को डिफाइन कर रहे हैं। प्रोसेस वो होगा जिसमें कोई भी सिस्टम अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला जाएगा, यानी एक P1 V1 T1 से निकल के P2 V2 T2 पे चला जाएगा। यानी कोई भी आदमी अपनी स्टेट को बदलने के लिए जो पाथ फॉलो कर रहा है, जो काम कर रहा है, उस काम को प्रोसेस कह दिया जाता है। अब ये प्रोसेस किस किस तरह के हो सकते हैं उनको डिफाइन करके देख लेते हैं, बात खत्म हो गई। समझ बात को? नहीं, थर्मोकेमिस्ट्री नहीं होने वाला था, क्या बेकार की बातें कर रहा हूं। मैंने कहा था 2-3 क्लास रुक जाते हैं, 2-3 क्लास में प्रयास 2 वाले थर्मोकेमिस्ट्री अपना थोड़ा सा पढ़ लेंगे, है ना। तब हम थर्मोकेमिस्ट्री के जो 2-4 सवाल अच्छे वाले हैं और कर लेंगे, 2-4 सवाल होमवर्क वगैरह वाला कुछ भी अलग से कुछ प्रैक्टिस के लिए कर लेंगे। लेकिन अभी नहीं कर सकते क्योंकि 2 वालों ने शायद थर्मोकेमिस्ट्री अभी पूरी नहीं पढ़ी है। उनको लेक्चर तो हमने रिकॉर्डेड डाल दिए हैं, बट अभी उन्होंने पूरा पढ़ा नहीं है। तो 2-3 दिन का हम तुम्हें टाइम दे रहे हैं, कल संडे है, कोशिश करना 2 लेक्चर निपटा दिए जाए। तो 2-3 क्लास के बाद जो है हम कोशिश करेंगे 2-3 सवाल और थर्मोकेमिस्ट्री कराएं, ताकि पूरे बच्चे इंवॉल्व हो जाए। बात समझ रहे हो? तो अभी के लिए नहीं बोला है मैंने। आज तो पढ़ा है ये फिजिक्स में, आज ही पढ़ा है फिजिक्स में। हाँ, फिजिक्स में ये बिल्कुल सही है, बात ही खत्म हो गई। कैंसिल कैंसिल डिलीट हटाओ, जब फिजिक्स पढ़ लिया तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन फिर भी हाँ, अब एक काम कर सकते हैं। अब अरे यार, ये आदित्य तुम फैल गए यार। अबे यार, लोगों के पास एक दिल नहीं संभलना है, तुमने जो हजारों दिल बना दिए, बताइए ये हालत। खैर, तो हम ये कह रहे हैं, प्रैक्टिस शीट भी तुम्हें दे देंगे, इस थर्मो की प्रैक्टिस शीट पक्का दे देंगे। सॉलिड स्टेट की प्रैक्टिस शीट इसलिए नहीं दे रहा हूं मैं, क्योंकि तुम समझो बात को, मैं क्या एक जैसे सवाल बनाऊंगा यार, कहीं से भी कर डालो यार। तुम्हें पता ही है, अलग जो अच्छा कैटेगरी है वो तो तुम्हें किताबों में कहीं मिलना नहीं। तो फिर एक वही बेसिक कैटेगरी डेंसिटी फेंसिटी वाले निकाल लेना, और वो जो पढ़ाया गया है उसको एक बार ध्यान रख लेना, बात खत्म। और थर्मोडायनेमिक्स खत्म होते ही थर्मोडायनेमिक्स की प्रैक्टिस शीट दे दूंगा मैं, ठीक है। चलिए ठीक। अच्छा, अब आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं। बिल्कुल टाइम पास नहीं करेंगे, एक ऐसा प्रोसेस होगा, सारी दुनिया समझती है इस बात को, तुम बता रहे हो, तुमने आज पढ़ा भी है। हाँ, प्रयास 2 वालों ने नहीं पढ़ा है, हमारी बात भी हुई है सर से, मेरे ख्याल से अगले ही हफ्ते तुम्हारा ये शुरू हो जाएगा। तो बहरहाल हम जो पढ़ा है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सीधी बात कर रहे हैं। एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ऐसा प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस बोला जाएगा। बिल्कुल सही है। मान लीजिए कोई गैस है हमारी कोई गैस हमारी ए स्टेट से बी स्टेट में जा रही, ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं। एक गैस ए स्टेट से अब बी स्टेट में जा रही, तो अगर कोई गैस ए स्टेट से बी स्टेट में जा रही है, जहां पर इसका प्रेशर P1 था, पहले वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर हमारा T1 था। अब वो दूसरी स्टेट में गई जहां उसका प्रेशर P2 है, टेम्परेचर V2 है, लेकिन वॉल्यूम V2 है, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप आइसोथर्मल प्रोसेस का नाम दे देंगे। बिल्कुल समझ में आती होगी बात, बिल्कुल सीधा सा कहानी है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, सो दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। यही एक काम, ये तो आपने ऐसे लिख दिया जैसे सर P1 V1 T1 P2 V2 T1 करके ये गैस का केस बना दिया। ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जिसमें एक आइस है जो मेल्ट करके वाटर में कन्वर्ट हो रही है। ये भी जानते हो कि तुम लोग, आइस वाटर, अगर आइस वाटर में जा रही है तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तुमने सुना होगा, ये भी एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। बिल्कुल मान सकते हैं, ये भी एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। ऐसे ही मान लीजिए वाटर है, वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी अगर मेरे पास वाटर है और वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसे में भी सर इसमें कोई शक नहीं है, नॉर्मली 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखने को मिलता है, और ये भी हमारा आइसोथर्मल ही प्रोसेस माना जाएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर के साथ दिक्कत ना हो और टेम्परेचर के साथ कोई छिड़खानी ना हो, उसे आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। जैसे तुम्हारे सामने ये टाइम पास किया है मैंने, तुम देखो एक गैस, उस गैस को आपने एक पिस्टन के अंदर बंद कर रखा। ये देखिए गैस है जिसको आपने पिस्टन के अंदर बंद कर रखा। अच्छा, अब क्या हो रहा है, ये गैस अब क्या हो रहा है, अब पता नहीं कैसे ये पिस्टन जो है V1 वॉल्यूम से बढ़कर V2 वॉल्यूम के पास चला गया, यानी ये पिस्टन जो है ये आगे चला गया, यानी गैस जो है वो एक्सपैंड कर गई। तो अगर ये गैस एक्सपैंड कर गई तो ये तो सर कमाल हो गया, गैस एक्सपैंड कर गई, ये अपने आप कैसे एक्सपैंड कर सकती है? तो 2 वजह हो सकती है गैस के एक्सपैंड करने की। क्या? एक वजह ये हो सकती है कि गैस अपनी इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पर
कुछ काम कर ले, अपने वॉल्यूम को बढ़ा ले अपनी इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पे। समझिए बात को, जैसे मैं खाना खा भी सकता हूं काम करने के लिए, मैं खाना नहीं भी खा सकता हूं काम करने के लिए। अरे समझो बात को, मैं अपनी अंतिम सांस नहीं गिन रहा हूं, मेरे को समझ लो। जैसे मैं आज की बात करूं तो अगर मान लीजिए मैं आपके सामने क्लास लेने आया हूं खाना खा के, ठीक, ऐसा भी हो सकता है सर किसी दिन क्लास लेने आए बिना खाए। यानी कहने का मतलब यह हुआ आपने कुछ भी काम किया उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको मैं कुछ खाना खिलाऊं, आप बिना खाए भी काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी एनर्जी घटानी पड़ती। यानी दो तरह से काम किया जा सकता है। एक, मैं आपको सप्लाई करूंगा कुछ हीट, आप उस हीट को वर्क में कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा। दूसरा, मैं आपको हीट सप्लाई नहीं करूंगा लेकिन आप अपनी इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पे कोई काम करने की कोशिश करिएगा। चलिए ठीक है, दोनों बातें सही है, लेकिन इन दोनों बातों में जो दूसरी बात है उसमें एक गड़बड़। अगर आप अपनी इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पे वर्क करते हैं तो आपको टेंपरेचर अपना रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी आपका टेंपरेचर डिप करेगा, क्योंकि आपकी टेंपरेचर के डिप करने से जो भी एनर्जी का डिफरेंस आया वो आप वर्क के फॉर्म में बाहर निकाल देंगे। लेकिन सर ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में एक सिस्टम अपनी टेंपरेचर को चेंज नहीं कर सकता, तो ऐसे में वो काम कैसे कर सकता है जब उसका टेंपरेचर ही चेंज नहीं होगा, वो अपनी इंटरनल एनर्जी को चेंज नहीं करना चाहता, तो वो काम कैसे कर सकता है? अरे खिलाओ काम करवा लो, खिलाओ काम करवा लो, खिलाओ काम करवा लो, लेकिन कोई भी खिलाने के बाद की चीज एनर्जी स्टोर मत करने देना, क्योंकि अगर स्टोर हो गई तो टेंपरेचर बढ़ जाएगा, टेंपरेचर बढ़ गया तो यह आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होगा। यानी जितना खाते हैं उतना काम कर देते हैं, यानी जितनी एनर्जी दूंगा, जितनी हीट तुम्हें दूंगा, उस हीट के बराबर तुम काम कर लेना। जरा सी भी हीट वर्क में कन्वर्टर, जरा सी भी हीट स्टोर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो स्टोर हो गई तो तुम्हारा टेंपरेचर बढ़ जाएगा, टेंपरेचर बढ़ गया तो यह प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं होगा। यानी यहां पर जो दिखाया जा रहा है वो ये है कि भाई साहब, अगर आपने हीट सप्लाई की तो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, अगर इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो इसका टेंपरेचर बढ़ेगा। यह अपना टेंपरेचर को मेंटेन करना चाहता है, वो अपना टेंपरेचर नहीं बढ़ाना चाहता है, ऐसे में इसको काम करना पड़ेगा, तो यह गैस खट से फैल जाएगी, और जैसे ये गैस फैलेगी, इसने कुछ काम कर दिया, काम करने की वजह से जितना भी आपने हीट दिया वो वर्क में कन्वर्ट हो गया। यानी आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें इंटरनल एनर्जी तो चेंज नहीं होगी, हम बात करेंगे जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे, इंटरनल एनर्जी में तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हीट और वर्क डन ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। यानी जितनी हीट पकड़ाएंगे उतना काम करना पड़ेगा, जितना काम करेंगे उतनी हीट बाहर रिलीज करेंगे। यह भी तो पॉसिबल है कि कोई आदमी इस पिस्टन को नीचे दबा दे, तो अगर कोई आदमी इस पिस्टन को दबाने की कोशिश करेगा तो अंदर एनर्जी स्टोर होगी, वो स्टोर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तो टेंपरेचर चेंज हो जाएगा, तो ऐसे में वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो आपने अंदर वर्क की है वो वर्क एनर्जी के फॉर्म में या हीट के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, लेकिन टेंपरेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चीज अंदर स्टोर एनर्जी के फॉर्म में नहीं होनी, क्योंकि टेंपरेचर कांस्टेंट। क्लियर है? यानी बहुत सीधा से समझ में आता है कि आप V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम के पास चले गए, तो ऐसे में आपने चुपचाप V1 से V2 एक कांस्टेंट टेंपरेचर पर यह हरकत की। आपका वॉल्यूम V1 था, आपका नया वॉल्यूम V2 है। आप जिस टाइम पर V1 में थे आपका प्रेशर P1 था, जिस टाइम पर आप V2 के पास चले गए आपका प्रेशर P2 हो गया, लेकिन इस पूरे खेल में आपका टेंपरेचर कांस्टेंट रहा। दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? ये बिल्कुल आसान है यार, इसमें कहीं ओहो कुछ है नहीं यार। समझो बात को, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इसमें क्या सोचना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आइसोथर्मल खत्म हो गया, आइसोथर्मल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, सिर्फ मैं प्रोसेस के नाम समझाना चाह रहा था। दूसरा जो प्रोसेस है वो आइसोबारिक प्रोसेस है। सब लोग जानते होंगे, नाम से सारी दुनिया जानती है। बार सब लोग समझते हैं, अरे वो वाला बार नहीं, दिस इज आइसोबार, यानी सेम प्रेशर प्रोसेस, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर चेंज नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? आप सोचिए भाई, अगर आपके बोलूं कि एक आपके पास सिस्टम है, उस सिस्टम पर आप हीट भी दे सकते हैं, वो सिस्टम वर्क भी कर सकता है, सारी पॉसिबिलिटी, जैसे ये सिस्टम। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये बताइए आइसोबारिक प्रोसेस में क्या करना होगा, तो क्या मैं इस आइसोबारिक प्रोसेस में किसी सिस्टम को हीट सप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, इसमें क्या है सर, आइसोबारिक है। कोई अब ऐसा प्रोसेस थोड़ी ना है कि जिसकी दीवारें इंसुलेटेड हो, आप हीट दे नहीं सकते, हीट निकाल नहीं सकते। सर आप बिल्कुल हीट दे सकते हैं। अच्छा, तो अगर तुमने हीट दी तो फिर तो वो टेंपरेचर बढ़ा सकता है? हाँ बिल्कुल बढ़ा सकता है। अच्छा, क्या वर्क भी हो सकता है? हाँ सर बिल्कुल वर्क हो सकता है, ये पिस्टन आगे निकल सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, क्या ये वॉल्यूम एक्सपैंड कर सकता है? कर सकता है। क्यों? क्योंकि प्रोसेस आइसोबारिक है, प्रेशर को मेंटेन करना है सर। वॉल्यूम बढ़ाना पड़े बढ़ा दीजिएगा, घटाना पड़े घटा दीजिएगा, टेंपरेचर बढ़ाना
बढ़ाना पड़े बढ़ा दीजिएगा, घटाना पड़े घटा दीजिएगा, प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। यानी आइसोबारिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें हीट भी दी जा सकती है, हीट ली भी जा सकती है, वर्क किया भी जा सकता है, वर्क लिया भी जा सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो सकता है, लेकिन प्रेशर चेंज नहीं होगा। दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। क्लियर है? यानी कहने का मतलब यह हुआ, आइसोबारिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें गैस इस स्टेट से, ये जो हमारी स्टेट है, इस स्टेट से इस स्टेट में जाएगी एक कांस्टेंट प्रेशर पर। इस कांस्टेंट प्रेशर पर गैस हमारी यहां से यहां मूव करेगी। जल्दी से सोच के बताओ, अगर V1 से V2 कर लिया तुमने, तो फिर उस केस में इफ इट इज आइसोबारिक प्रोसेस, तो टेम्परेचर पर क्या असर पड़ेगा? सर, टेम्परेचर आपका पक्का चेंज करेगा, जो कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप इतना मान के चले, हर सूरत में आपका टेम्परेचर चेंज होगा। आपने जो भी हीट सप्लाई की है, आप हीट सप्लाई भी कर सकते हैं, आप वर्क भी ले सकते हैं, आप वॉल्यूम बढ़ा भी सकते हैं, वॉल्यूम घटा भी सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर चेंज नहीं कर सकते। सो आइसोबारिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें चेंज इन प्रेशर क्या माना जाएगा? जीरो। क्लियर है? बिल्कुल सीधा है। यानी आप T1 टेम्परेचर पे थे, आप T2 टेम्परेचर पे जाके पहुंच जाएंगे, आपका वॉल्यूम V1 था, आप V2 वॉल्यूम पर पहुंच जाएंगे। सारी चीजें चेंज हो सकती हैं, बट प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस कैसा है? बिल्कुल क्लियर प्रोसेस है, नाम से एकदम साफ समझ में आता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इंसुलेशन है, हीट का लेन देन की मनाही है, बात खत्म। खाना नहीं खाने देंगे, बात खत्म। ना खाना खाने देंगे, ना आपको खाना निकालने देंगे, खेल खत्म। तो मैंने कहा, यार ये क्या बात कर रहे हो, मुझे शाम में क्लास लेनी है, तुम खाना खाने के लिए मना कर रहे हो? कह नहीं सर, क्लास तो लेनी पड़ेगी, खाना खाओ ना खाओ मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे तुम्हारे साथ भी होता है, क्लास तो करनी है सर, खाना भले खाओ चाहे खाना भले ना खाओ। क्या मतलब हुआ? सर, अगर आपको क्लास लेनी है, बिना खाए लेनी है, तो ऐसे में तो सर आपको अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी सर। जितना आपने ये मोटी चर्बी इकट्ठी की है, वो चर्बी आपको घटानी पड़ेगी सर। वो चर्बी घटेगी तो जो वर्क, जो एनर्जी निकलेगी, वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या मतलब हुआ? यानी एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें हीट का एक्सचेंज मना किया गया, हीट का एक्सचेंज साफ साफ मना किया गया है। और अगर हीट का एक्सचेंज मना किया गया है, तो इसका मतलब यह हुआ हीट सप्लाई नहीं हो सकती, हीट बाहर नहीं आ सकती। तो क्या कोई आदमी काम कर सकता है? क्या पिस्टन V1 से लेकर V2 तक जा सकता है? जा सकता है। क्या ये गैस एक्सपांड हो सकती है? हो सकती है। क्या ये गैस कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है? हो सकती है। लेकिन ऐसे में हीट की बात मत करिए। जो भी कुछ आप कर रहे हैं वो सीधे सीधे आपकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी या घटाएगी। अब आप देख लीजिए, अगर आपकी गैस V1 पर इस सिचुएशन पर थी जहां उस गैस का जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर मान लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं T1, यानी यहां पर आपकी गैस थी जो V1 वॉल्यूम पर है, जहां पर उसका टेम्परेचर T1, अगर वो V1 से एक्सपैंड करके V2 तक चली गई, यानी यहां तक चली आई, तो क्या होगा? अगर वो V1 से V2 तक चली गई तो क्या होगा? सर, उसने खाया तो है नहीं, यानी एनर्जी तो उसको मिली नहीं, तो वो V2 तक चली कैसे गई? ये पिस्टन ढकेल के उसने काम कैसे कर दिया? क्योंकि उसने अपनी एनर्जी घटाई होगी। अगर उसने अपनी एनर्जी घटाई होगी तो उसका टेम्परेचर पक्का ड्रॉप किया होगा। यानी आपका टेम्परेचर T1 था, यहां पहुंचने के बाद आपका टेम्परेचर T2 हो गया, और इसमें कोई शक नहीं है कि आपका टेम्परेचर ड्रॉप किया होगा, क्योंकि आपने पिस्टन को आगे की तरफ ढकेला है, आपने वर्क किया है, और वर्क आपने अपनी एनर्जी के कॉस्ट पे किया है, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर डिक्रीज कर जाए। यानी गैस अगर एक्सपैंड कर रही है तो उसको खर्चा करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी घटानी पड़ेगी, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर डिप कर जाएगा। यानी अगर मैं एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करूं, तो एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें आप T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर तक पहुंच जाएंगे, और T1 से T2 टेम्परेचर तक आने के बाद, ये तो आइसोथर्म्स है, आइसोथर्म मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस वाला, और ये हमारा एडियाबेट, ये हमारा एक एडियाबेट बनाया गया है जिसमें T1 से T2 या फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट तक आप पहुंच रहे हैं, जहां आपका टेम्परेचर T1 से T2 हो रहा है। आप क्योंकि एक्सपैंड कर रहे हैं, इसलिए आपका टेम्परेचर डिप कर रहा है। क्लियर? सबको ये बात समझ में आई? भाई अब देखो, स्पैमर वगैरह तो हमें दिखाई नहीं देते। तुम लोगों का एक आध मैसेज पड़ा, इसमें कोई आदमी कह रहा है प्लीज स्पैम मत करो, तो प्लीज स्पैम मत करो।
है ना। आप चुपचाप पढ़ाई करो, जब ये पूछा जाए तो बता देना बस कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, तो बहरहाल तो ये बड़ा आसान सा प्रोसेस था जिसमें आइसोथर्मल प्रोसेस, सॉरी एडियाबेटिक प्रोसेस की बात की गई है, जिसमें हीट एक्सचेंज अलाउ नहीं किया गया क्योंकि ये सारी दीवारें हमारी इंसुलेटेड। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, इसमें भी कोई बात करने की जरूरत नहीं है। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब है गैस करीब मेरा वॉल्यूम जैसा वैसी रहे। मैंने कहा ये क्या बात होती है, वॉल्यूम जैसा जैसा रहेगा, ये क्या बात होती है, तुम एक्सपैंड नहीं कर सकती। वो कह रहे नहीं हम एक्सपैंड नहीं कर सकते। अच्छा क्या मैं तुम्हारे पिस्टन को दबा नहीं सकता? नहीं, 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 दबा नहीं सकते। क्या ये क्या बदतमीजी है? क्योंकि उसने साफ बोला है कि किसी भी तरह का पीवी वर्क अलाउड नहीं है। कहने का मतलब वॉल्यूम में मेरे में चेंज नहीं आएगा। अब अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा तो इसका मतलब वर्क डन तो हो ही नहीं सकता, ना ये वर्क करेगी ना आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो क्या ऐसे में हम इसको खाना नहीं खिला सकते? क्योंकि खाना खाने के लिए किसने मना किया? खूब खिलाइए। अच्छा ऐसे में वर्क क्यों नहीं कर रही है? सर ये इसकी मर्जी है। सर तुम में से कितने सारे लोग ऐसे हो सर खा के पड़े रहते, कोई मेहनत नहीं करते, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करते, न जाने कितने लोग ऐसे। क्या मतलब हुआ? सर खाने पीने की मनाही नहीं है लेकिन काम मत करवाइएगा। सर कोई काम नहीं करूंगा, बात खत्म। फिर ऐसे में क्या होगा? सर आप खाते जाइए, स्टोर करते जाइए, खाते जाइए, स्टोर करते जाइए, खाते जाइए, स्टोर करते जाइए। यानी जो भी आप खाएंगे वो आपकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने का काम करेगा। अगर आपने खाया तो आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अगर आपने निकाला तो आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा। लेकिन वर्क के बारे में बात मत करिएगा, काम नहीं करूंगा। यानी आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें आपका वर्क जो है वो नहीं होगा, खेल खत्म। अब इसमें आप हीट का ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कोई मनाही नहीं है, जैसा दिल करे करिए। आपका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा घटेगा वो बिल्कुल आपकी हीट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपने मुझे हीट दी मैं स्टोर करके अपना टेम्परेचर बढ़ा लूंगा, वर्क नहीं करूंगा। अगर मुझसे हीट निकली तो मैं अपने टेम्परेचर को घटाकर हीट को बाहर निकाल दूंगा, लेकिन वर्क नहीं करूंगा। सर जो कुछ होगा वो क्लियर है। सर इसमें वर्क डन नहीं होना है, क्यों? क्योंकि सर ये पिस्टन मूव नहीं करेगा, और अगर पिस्टन मूव नहीं करेगा तो एरिया अंडर दिस कर्व जो कि एक सिर्फ लाइन है वो जीरो निकल के आएगा। सो द वर्क डन मस्ट बी जीरो। क्लियर है? सबको ये बात समझ में आ गई? अरे तुम दूसरों की बातें क्यों कर रहे हो यहां पर? भाई समझ में आ गया? हाँ टेम्परेचर की बात बिल्कुल साफ कर रहे हैं। तुम खुद बताओ, अच्छा तुम सोच के बताओ, मैंने यहां से हीट सप्लाई कर दी, कर सकता हूं कि नहीं? कर सकते हैं, कोई मनाही है ना? तो ऐसे में इसके अंदर जब एनर्जी स्टोर होने लगेगी, एनर्जी बढ़ेगी, तो ये क्या कर सकता है? ये उस एनर्जी को यूज कर सकता है वर्क में, लेकिन नहीं कर सकता है क्योंकि वर्क में कन्वर्ट करेगा तो पिस्टन को आगे ढकेलेगा। पिस्टन को ढकेल सकते नहीं, तो सर जो भी आपने एनर्जी डाली वो अंदर स्टोर हो गई, तो ऐसे में अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाए। बिल्कुल साफ है, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है। कहने के लिए थर्मोडायनामिक्स बनाई गई है, ये तो बोलचाल की भाषा है, इसमें कहीं कुछ नहीं आता। चलिए नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। यानी एक चीज तो क्लियर, अगर आप आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करते हैं तो आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसा होगा जिसमें वॉल्यूम चेंज इन्वॉल्व नहीं होगा, और अगर वॉल्यूम चेंज नहीं है तो इसमें भी कोई शक नहीं है, वर्क डन को जीरो ही कंसीडर किया जाएगा। इस सिस्टम से आप किसी भी तरह के किसी वर्क की उम्मीद ना करें। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये देखिए बड़ा आसान सा प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। साइक्लिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें आप कहीं से भी चलना शुरू करिए, मल्टीपल स्टेप्स फॉलो करिए, जो करना है करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जाके वहीं खत्म हो जाता। यानी जहां से चालू हुए वहीं जाके आप खत्म हो गए। आप ऐसे चले, ऐसे आके लौट गए, खत्म हो गई बात। यानी इस स्टेट से आप ए से चले और ए से चलने के बाद आप वापस ए पे आके रुक गए। ऐसे में अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो ये एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें अगर आप ए से चलकर ए पर ही आके रुक रहे हैं तो जितने भी थर्मोडायनामिक टर्म्स होंगे वो सब जीरो होंगे। कहने का मतलब टेम्परेचर चेंज सवाल ही नहीं उठता। सर जहां खड़े हैं वहीं खड़े हैं, तो ऐसे में नहीं, वहां खड़े नहीं है, आप वहां वापस लौट के आ गए, चाहे अलग अलग स्टेप्स फॉलो करके आए हो। ऐसे में जहां से शुरू हुए वहीं खत्म हो गए, तो टेम्परेचर का चेंज जीरो माना जाएगा, प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा, एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज सब जीरो होगा। लेकिन सर दो बातें हैं, जो डब्ल्यू नेट और क्यू नेट होगा इस पर अंतर आएगा। सर भले ही डब्ल्यू नेट और क्यू नेट आपस में बराबर क्यों ना हो, क्यों? क्योंकि सर इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होगी। अगर इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो है तो ऐसे में सर क्यू और डब्ल्यू बराबर हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वो जीरो होंगे ये कहना सही नहीं। क्योंकि सर वर्क डन और हीट ये हमारे उस स्टेट पर डिपेंड नहीं करते जहां पर हम हैं, ये हमारे उस पाथ पर डिपेंड करते हैं जो पाथ हमने फॉलो किया। मेरे ख्याल से तुम इतना पढ़े लिखे हो, तुम इस बात को समझते होगे कि अगर मैं यहां से चलकर कहीं और गया और वहां से लौट के इसी जगह आ गया तो इसका यह मतलब नहीं कि मैंने काम नहीं किया ना, समझ रहे? तो ऐसे में जो भी वर्क होगा वो वर्क तो होगा, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ। हां ये जरूर है कि जो हीट का ट्रांसफर होगा वो हीट का ट्रांसफर जीरो भी हो सकता है, नहीं भी
हो सकता है, यह डिपेंड करता है कि आप जिन जिन पाथ को फॉलो कर रहे हैं उन पाथ्स में कितनी हीट आ रही है या कितनी हीट जा रही है। आप समझ रहे हैं? तो हीट का आना जाना रिजल्टेंट जीरो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। वर्क रिजल्टेंट जीरो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। यह डिपेंड करेगा। क्लियर है? ये सब लोग को यह बात समझ में आ रही? वर्क इज अ पाथ फंक्शन, नो डाउट। वर्क एक पाथ फंक्शन है, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है। आप जो पाथ फॉलो करेंगे आपको उतना ही काम करना पड़ेगा। किन्हीं भी दो स्टेट्स के बीच में अगर आप किसी अलग अलग पाथ को फॉलो करते हैं तो आपको यह चीज तो क्लियर है कि अगर आप दो अलग अलग पाथ फॉलो करते हैं तो ऐसे में इसमें कोई शक नहीं है कि इन दोनों पाथ्स के बीच की, इन दोनों स्टेट्स के बीच की ये सारे टर्म सिमिलर हो सकते हैं जो स्टेट फंक्शन है, लेकिन जो पाथ डिपेंडेंट है, जो पाथ के ऊपर डिपेंड करेंगे वो तो सेम नहीं होंगे। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अभी सिर्फ प्रोसेस के नाम ले रहे हैं यार, आप समझिए, सिर्फ प्रोसेस के नाम ले रहे हैं। अब जैसे ये रिवर्सिबल, सिर्फ नाम लेंगे, फिर उसके बाद आइसोथर्मल रिवर्सिबल की बात या आइडियाबैटिक रिवर्सिबल की बात करेंगे। बात समझ रहे हो? तो अभी सिर्फ नाम ले रहा हूं मैं, ये रिवर्सिबल प्रोसेस क्या। तो हालांकि तुम्हें नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी डिटेल में सारी चीजें तुम्हें नोट करवा दूंगा, आप नोट करके दे दूंगा। तुम फिर भी एक चीज समझना, रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में अगर कोई कहे तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस को कैसे डिफाइन करते हैं। देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जिसमें इनफाइनाइट स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। हर स्टेप एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता हो। आप समझिएगा जरा बात को, क्या कहा जा रहा है। एक ऐसा प्रोसेस जो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल स्टेप्स में चल रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं एक एग्जांपल से इस बात को समझाता हूं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास जो है ये एक पिस्टन, ये गैस, इस गैस को मैंने इस पिस्टन के अंदर दबा रखा है। ये मेरा पिस्टन है और गैस जो है मैंने इसके अंदर दबा रखी है। ये गैस, इसके अंदर ये गैस भरी हुई, ठीक। अच्छा, अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि मैंने सपोज इस टाइम पर इस सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम मुझे पहले से पता है। मान लीजिए ये वॉल्यूम हमारा 2 लीटर, ठीक। अच्छा, अब इसके ऊपर रखा क्या गया है? मान लेते हैं मैं इसके ऊपर बहुत सारे पेपर्स रख देता हूं, कागज, बहुत सारे कागज रख देता हूं, ऐसे बहुत सारे पेपर्स, पेपर का पूरा रिम रख दिया ऐसे। और ऐसे में जो दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है? ऐसे में दिखाई दे रहा है कि इन सब की वजह से जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, वो इस टाइम इंटरनल प्रेशर के बराबर है, दैट इज पी गैस। यानी एक चीज तो क्लियर सर, ये जो सिस्टम आपने दिखाया ये एक ऐसा सिस्टम दिखाई दे रहा है जिसमें अभी ये पिस्टन बिल्कुल रेस्ट में है, दैट मींस अंदर बाहर का मामला बराबर है, यानी ऊपर का प्रेशर नीचे का प्रेशर बराबर, ठीक। चलिए मैंने मान लिया एक्सटर्नल फोर्स जो भी लग रहा है दैट इज बैलेंसिंग बाय इंटरनल फोर्स, दैट इज बैलेंस बाय इंटरनल फोर्स, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या? होना यह है कि मान लीजिए कि मैं इस पूरे रिम में से एक कागज हटा दूं, एक कागज गिरा दूं, तो क्या होगा? सर, अगर आप इस पूरे पेपर्स के रिम में से एक पेपर गिरा देंगे तो बाहर का जो प्रेशर है एक्सटर्नल, वो इंटरनल प्रेशर से जरा सा कम होगा, जरा सा कम होगा, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कम होगा। समझिए बात को, यानी जैसे आपने बहुत सारी सैंड रख दी, अब सैंड में से आपने एक सैंड का दाना गिरा दिया, तो अब क्या होगा? बाहर वाला प्रेशर नीचे वाले प्रेशर से थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से, क्योंकि नीचे वाला प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है तो वो पिस्टन को थोड़ा सा ऊपर कर देगा, जरा सा। सोचो अगर एक दाना और डाल दे वापस तो वापस नीचे आ जाएगा। यानी हर स्टेप एक इक्विलिब्रियम स्टेप है। आप किसी भी स्टेप को रिवर्स कर सकते हैं। आपने एक दाना डाला, पिस्टन ऊपर उठ गया, आपको दिखाई नहीं देगा। वही दाना वापस डाल दिया तो पिस्टन नीचे आ गया। ऑल दी स्टेप्स आर इक्विलिब्रियम स्टेप। पूरा सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में मेंटेन होगा और वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हर स्टेप पर आपको दिखाई देगा। आपको प्रोसेस होता हुआ नजर नहीं आएगा क्योंकि ये इनफाइनाइट स्टेप में हो रहा है, लेकिन प्रोसेस हो रहा है। ये सिर्फ उस आदमी को नजर आएगा जब वो 5 दिन बाद देखेगा, अरे मैं जब गया था तो पिस्टन यहां था, अब मैं लौट के आया तो पिस्टन यहां आ गया। क्यों? क्योंकि वो 5 दिन बाद उस प्रोसेस को देख रहा है। लेकिन जो बच्चा कॉन्टिन्यूअसली उस प्रोसेस को देख रहा होगा उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये पिस्टन कब ऊपर उठ गया और कब 2 लीटर से 5 लीटर तक पहुंच गया, उसको कुछ नहीं पता चलेगा। मेरी बात समझना, यानी आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, चाहे वो किसी भी प्रोसेस को फॉलो करे, बट अगर वो रिवर्सिबल पाथ है तो रिवर्सिबल पाथ एक ऐसा पाथ है जो सिस्टम फॉलो करता है अगर, तो उसको यह कहा जाता है कि आप अगर एक स्टेट से किसी
दूसरी स्टेट में जाना चाहते हैं तो आपको इनफाइनाइट स्टेप्स यूज करने पड़ेंगे। हर स्टेप आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेप होगा। आप चाहें तो वापस आ जाइए, आप चाहें तो ऊपर उठ जाइए। इतना स्लो स्टेप चलेगा इनफाइनाइट स्टेप्स में कि आपको पता ही नहीं चलेगा। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है, अगर मैं ऊपर से एक दाना गिरा दूं, समझिएगा बता, अगर मैं एक पेपर गिरा दूं तो होगा क्या? अगर आपने इसके अंदर से एक पेपर गिरा दिया तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी कि अब यह पूरा प्रोसेस कुछ ऐसा दिखाई देगा। पिस्टन जो है आपका यहां पहुंच चुका होगा, एक पेपर गिराने की बात कर रहे हैं, पिस्टन आपका यहां पहुंच चुका होगा, पहले यहां था, अब देखो समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूं मैं, और अब पिस्टन आपका यहां पहुंच गया। एक पेपर गिराने के बाद आपका पिस्टन जो है वो यहां पहुंच गया है, और ये सारे कागज आपके अभी भी रखे हुए हैं, एक कागज कम हो चुका है। समझिएगा, यानी जो भी चेंज आ रहा है वॉल्यूम में, वो वॉल्यूम का चेंज ये पिस्टन के ऊपर उठने से इतना निकल के आ रहा है। यानी एक पेपर अगर गिर गया तो वॉल्यूम का चेंज इतना निकल के आएगा। अब आप ये बताइए कि अगर एक पेपर गिर गया तो बाहर का जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? सब बाहर का जो प्रेशर होगा वो होगा पी एक्सटर्नल माइनस डीपी। और अंदर का प्रेशर कितना होगा? अंदर का प्रेशर तो अभी भी पी गैस है, यानी एक पेपर गिराते ही जो आपके बाहर का प्रेशर होगा वो पी एक्सटर्नल माइनस डीपी हो जाएगा, और जो एक गैस का प्रेशर है वो अभी भी पी गैस है। तो ऐसे में सर पी गैस की वैल्यू पी एक्सटर्नल माइनस डीपी से बड़ी होगी। लेकिन ये अंतर जरा सा अंतर होगा, ये ड्राइविंग फोर्स होगा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स के जरा सा ज्यादा होगा। कौन ड्राइव कर रहा है? सर पी गैस। बात समझ रहे हैं? इस पिस्टन को ऊपर कौन उठा रहा है? सर इस पिस्टन को ऊपर पी गैस उठा रही है, बिल्कुल सही है। अपोज कौन कर रहा है? अपोज कर रहा है पी एक्सटर्नल माइनस डीपी। यानी एक कागज गिराने के बाद बाहर का प्रेशर कितना है? पी एक्सटर्नल माइनस डीपी। यानी ड्राइविंग फोर्स कौन सा है? सर ड्राइविंग फोर्स तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, इट इज पी गैस। और ऑपोजिंग फोर्स कौन सा है? पिस्टन को ऊपर उठने से रोक कौन रहा है? ऑपोजिंग फोर्स मेरा पी एक्सटर्नल माइनस डीपी है। और देख के एकदम साफ लग रहा है कि ड्राइविंग फोर्स और ऑपोजिंग फोर्स का जो डिफरेंस है वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी फोर्स ड्राइव करे किसी चीज को आगे करने के लिए, तो वो जो ड्राइविंग फोर्स है वो ऑपोजिंग फोर्स से इनफाइनाइटेसिमली ज्यादा होना चाहिए, जरा सा फर्क होना चाहिए। अगर आपने एक कागज ज्यादा डाला होता तो ड्राइविंग फोर्स ऊपर वाला होता, अपोजिंग फोर्स नीचे वाला होता, और ऊपर वाला नीचे वाले से जरा सा ज्यादा होता। यानी कहने का मतलब यह हुआ प्रोसेस तो चल रहा है, पिस्टन तो ऊपर उठ रहा है, कोई ना कोई तो ड्राइव कर रहा है, लेकिन वो जो प्रोसेस, वो फोर्स जो ड्राइव कर रहा है वो जरा सा ज्यादा है अपोजिंग फोर्स से। ऐसा प्रोसेस एक रिवर्सिबल प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, जिसका हर स्टेप एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बनाता है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में वर्क डन प्रोसेस में रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल प्रोसेस को एक दूसरे से अलग करता है। फिजिक्स वाले कभी भी इररिवर्सिबल प्रोसेस पर डिस्कशन नहीं करते, चाहे वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आइसोथर्मल हो, चाहे वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एडियाबैटिक हो। केमिस्ट्री वाले जबरदस्ती इररिवर्सिबल प्रोसेस को भी डिस्कस करते हैं, जो कि कहीं से भी लॉजिकल नहीं लगता, कहीं से भी लॉजिकल नहीं लगता। मैं तुम्हें इस बारे में समझाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी इस बात को बोलूंगा कि हर स्टेप एक इक्विलिब्रियम स्टेप या थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेप है। इसका क्या मतलब है, इसको मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेप का मतलब क्या? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम यानी हर स्टेप जो है, यानी इस टाइम पर भी ये जो सिस्टम है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, इस टाइम पर ये जो सिस्टम है ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है। हर स्टेप, इनफाइनाइट स्टेप में ये पूरा सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। इसका एक मतलब है, मैं तुम्हें समझाता हूं, देखो समझना जरा। अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को तीन तरह से डिफाइन किया जा सकता है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को मैं तीन तरह से डिफाइन कर सकता हूं, ठीक? कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? एक तरीका यह हो सकता है, एक तरीका यह हो सकता है, और एक तरीका यह हो सकता है। क्या है ये तीन तरीके? पहला तरीका है थर्मल इक्विलिब्रियम, दूसरा है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और तीसरा है मास इक्विलिब्रियम या मटेरियल इक्विलिब्रियम। ये तीन इक्विलिब्रियम्स,
ये तीनों थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के नाम से जाने जाते हैं। अगर किसी प्रोसेस में ये तीनों मेंटेन है तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल माना जाएगा। इनमें से कोई भी एक लफड़ा हो गया तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस माना जाएगा। जरा समझना क्या मतलब, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है जरा समझना, नो टेम्परेचर ग्रेडियंट, नो टेम्परेचर ग्रेडियंट विद इन द सिस्टम, विद इन द सिस्टम। सिस्टम के अंदर किसी तरह का टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए। देखो तुम सब फिजिक्स मैथ्स के स्टूडेंट हो, ये एडियन ग्रेडियंट तुम सब समझते हो क्या? हमारे लिए ज्यादा नए टर्म है, तुम्हारे लिए तो सब पुराने टर्म्स हैं। ग्रेडियंट मतलब मेरा टेम्परेचर इस पूरे थ्रू आउट सिस्टम के अंदर, मान लीजिए ये मेरा सिस्टम है, इस सिस्टम में थ्रू आउट जो सीन चल रहा है वो कांस्टेंट एक फिक्स टेम्परेचर है, पूरा सिस्टम टी टेम्परेचर पर है। ऐसा नहीं हो सकता सर प्रोसेस हो रहा है, अंदर एक जगह टेम्परेचर T1, एक जगह T2, एक जगह T3, एक जगह ये नहीं चल रहा है सर। कोई टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं होगा, पूरा सिस्टम एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा। कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब जैसे जैसे प्रोसेस फॉलो करेगा हो सकता है वो टेम्परेचर चेंज करे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन पूरा सिस्टम एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, फिक्स टेम्परेचर पर होगा। क्लियर है? अबे तुम लोग कौन सी बातें कर रहे हो बे? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, अरे क्या जीने की चाहत खत्म हो गई क्या तुम्हारी? अबे इतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, इतना इन्वॉल्व है, बताइए। एक आदमी लिख रहा है कि फलाना साहब ओपी, एक डीपी, एक सीपी, एक एमपी। अबे तुम गजब आदमी हो, कुछ जो चल रहा है उसको ना पढ़ के कुछ भी डिस्कशन चल रहा है, कुछ इतना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घुस गया। अरे बहुत हल्की आती है, बहुत सीधे सीधे सवाल आते हैं, कहां चक्कर में पड़ोगे? बिल्कुल सीधे सवाल आते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक की एडवांस लेवल हो, चाहे वो मेंस लेवल हो, बिल्कुल सीधे सवाल। समझदार आदमी समझदारी से पढ़ता है, खट से सॉल्व करता है। और जैसा पढ़ाया जा रहा है, देखो हमें तो लग तो रहा है कि पढ़ाया तो सही से जा रहा है, लेकिन तुम्हारे इतना इन्वॉल्वमेंट जो है कि यहां पर भी चल रहा है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली होमवर्क मिला होगा तो वो डिस्कस करोगे, यहां थोड़ा डिस्कस किया जाएगा। गजब लल्लू आदमी हो। ठीक, बहरहाल तो अब ये नो टेम्परेचर ग्रेडियंट होना चाहिए। दूसरा, मैकेनिकल ग्रेडियंट इक्विलिब्रियम का मतलब है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है नो प्रेशर ग्रेडियंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, नो प्रेशर ग्रेडियंट, यानी थ्रू आउट खेल में, थ्रू आउट प्रोसेस में आपका टेम्परेचर भी फिक्स है और आपका प्रेशर भी फिक्स है। मतलब ये नहीं कि मैं ये नहीं कहता प्रेशर कांस्टेंट, तो पता नहीं मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रोसेस चल रहा है तो टेम्परेचर नहीं बदलेगा, प्रेशर नहीं बदलेगा, सब बदलेगा, लेकिन वो सिस्टम के अंदर ग्रेडियंट नहीं आना चाहिए। पता चला ऊपर की तरफ प्रेशर कुछ और है, नीचे की तरफ प्रेशर कुछ और है सिस्टम के अंदर, ये नहीं हो सकता। समझना जरा बात को, मेरी इस बात को अगर तुम समझोगे तो ये वो बात होगी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स को क्यों अलग करती है। वो दो बातें हैं जो थर्मोडायनेमिक्स को अलग करती, जरा समझना। और तीसरा, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि मटेरियल इक्विलिब्रियम क्या है, तो मास चेंज, मास ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए, मास ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए, यानी थ्रू आउट मास जो है होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। नो मास ग्रेडियंट, समझो बात को, यानी मटेरियल थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, एक यूनिक यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए, और इस यूनिफॉर्म सिस्टम की वजह से यह सिस्टम एक थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। यानी अगर यह थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम बना तो आप समझ लीजिएगा आप एक रिवर्सिबल प्रोसेस को अंजाम देने जा रहे हैं। लेकिन अगर यह थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है थ्रू आउट, तो ऐसे में आप एक इरिवर्सिबल प्रोसेस को अंजाम देने जा रहे हैं। तो समझे बात? क्लियर है? समझ में आया भाई? तुम लोग हो मस्त पे, मतलब सही है। ये जो ऊपर वाले ने जो ये हाथ दिए हैं उसका काम बहुत सही करते हो। चैटिंग चल रही, वो साहब ऐसे, हम साहब ऐसे, ये वाले ऐसे, वो वाले ऐसे, उन्होंने ये, हमने ये, तुम लल्लू हम लल्लू, गजब, बहुत बढ़िया। खैर लगे रहो लगे रहो। ठीक, बराबर। तो ये जो है हमारा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। अब जैसे मैं बोल रहा था, मैं उन पॉइंट्स को जरा दोबारा बताता हूं तुम्हें। एक रिवर्सिबल प्रोसेस को डिस्कस करते हैं, द प्रोसेस दैट कैन बी रिवर्स। इनको देखो, जो चैटिंग कर रहे हैं उनको चैटिंग करने देते हैं, जो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं वो फटाफट मेरे साथ इसको नोट कर ले, मैं धीरे धीरे करके इनको बोल रहा हूं। ठीक, अब
ग्रेडियंट मतलब समझ लो, ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, प्रेशर यहां कम है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं सर। थ्रू आउट गैस है, गैस का प्रेशर ऊपर 50 है, नीचे भी 50 है, बीच में भी 50 है सर। बात समझ रहे हैं? ऐसा नहीं नीचे पर 20 है, ऊपर 50 है, ऐसा कुछ नहीं है सीन। मेरी बात समझ रहे हो? तो यहां पर भी यही कह रहे हैं, द प्रोसेस दैट कैन बी रिवर्स्ड बाय वेरी स्मॉल चेंजेस इज नोन एज रिवर्सिबल। यानी आपका अगर गैस एक्सपैंड कर रहा है एक एक कागज हटाकर, तो एक एक कागज रखकर आप उसको वापस ला सकते हैं। यह प्रोसेस हर स्टेप एक इक्विलिब्रियम स्टेप होगा, इसे रिवर्सिबल प्रोसेस का नाम दे दिया जाएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस इज कैरीड आउट इन सच अ मैनर सो दैट सिस्टम इज ऑलवेज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। सिस्टम मेरा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हर स्टेप पर होना चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरा बात को। एवरी स्टेज, यह बहुत इंपॉर्टेंट, एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस, यानी मुझे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पर रहना है एवरी स्टेज पे, समझो। दूसरी बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस इज कैरीड आउट इन सच दैट डिफरेंस इन ड्राइविंग फोर्स जो होगा वो जरा सा अपोजिंग फोर्स से इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होगा। समझी बात को? ड्राइविंग फोर्स जो है वो जरा सा चेंज होगा, अपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स में जो अंतर होगा वो जरा सा होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट आता है, आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेस विल टेक इनफाइनाइट टाइम। इसमें कोई शक नहीं है, इनफाइनाइट टाइम में आप ये काम करने की कोशिश करेंगे और हमें ऐसा लगता है ऐसा कुछ होता नहीं है। बात तुम समझते ही होगे, जिस बात में जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं वो तो कुछ होता ही नहीं। ठीक, यानी कहने का मतलब ये हुआ, आप जो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा, एक आइडियल प्रोसेस होगा, जिसके अंदर हम वर्क डन कैलकुलेशंस आइसोथर्मल एडियाबेटिक वगैरह में करके देखेंगे, फिजिक्स में भी कराया जाएगा। हम केमिस्ट्री वाले इररिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर भी घुसते हैं, जो कि बहुत इलॉजिकल सा लगता है, लेकिन क्योंकि करना है सो करते हैं। उसका रीजन क्या है वो भी तुम्हें बताएंगे, और कैसे करते हैं वो भी तुम्हें बताएंगे। ठीक, और क्या अंतर है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, इस बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट है इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल में सब उल्टा हो जाएगा। इररिवर्सिबल प्रोसेस कैसे डिफाइन करेंगे? बड़ा आसान है सर, आप एक पिस्टन के अंदर गैस को बंद कर दीजिए, लीजिए बंद कर दिया। अब क्या करना है? ये लीजिए गैस हो गई, ये पिस्टन हो गया। सर आपने गैस को पिस्टन के अंदर बंद कर लिया, ये पिस्टन, इसके ऊपर आपने वही जैसे अभी आपने बताया था कागज रख दिए, बहुत सारे कागज रख दिए, ये लीजिए कागज रख दिए, बहुत सारे कागज रख दिए। अब क्या होगा? सर कुछ नहीं सर, अब आप एक काम करिए, ये आपका अंदर का फोर्स है, दिस इज पी गैस जो ऊपर से नीचे को दबा रहा है, एंड दिस इज पी एक्सटर्नल। चलिए ठीक है, अब क्या होगा? क्या अभी कोई वर्क डन की बात करेंगे? नहीं नहीं सर, अभी दोनों बराबर है, कुछ नहीं करना है। ठीक, अब क्या करना है? अब जो आप पाथ फॉलो करने जा रहे हैं, जो नया पाथ फॉलो करने जा रहे हैं, जिसको आप इररिवर्सिबल कह रहे हैं, अब आप इसमें से ये सारे कागज या आधे कागज ऐसे उठा के गिरा दीजिए, खत्म। मान लीजिए हवा चल गई, सारे कागज उड़ गए, सब तो होगा क्या? अब जो नई सिचुएशन आएगी वो ये आएगी कि अब जब अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो फिर अंदर का जो फोर्स होगा पी गैस, और जो बाहर कागज गिर गए तो जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, यानी पी गैस की जो वैल्यू होगी वो मच मोर ग्रेटर देन पी एक्सटर्नल होगी अगर हवा चल गई तो। समझो मेरी बात को, हवा चल गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ये कागज उड़ जाएंगे, ऊपर की तरफ से जो फोर्स नीचे वाले को बैलेंस कर रहा था वो खत्म हो जाएगा, नीचे वाला कहेगा अरे वाह सन्नाटा आ गया, चलो उठो, धड़ाक करके ये पिस्टन ऊपर उठेगा, और ये पिस्टन यहां से उठने के बाद यहां चला जाएगा। आप समझिए, ये बिल्कुल वहीं चला गया जहां वो गया था। कौन? रिवर्सिबल वाला। लेकिन वो एक एक टुकड़ा करके गया, कट 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 ऐसे, और ये कह रहा है ऐसे सुपारी कट 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 ऐसे। क्यों? क्योंकि अपोजिंग फोर्स हमारे ड्राइविंग फोर्स से बहुत कम। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब ये हुआ, आज भी सिचुएशन सब कुछ ऐसी है, पहले भी आप 2 लीटर पे थे, अब आप 10 लीटर पे पहुंच गए, वहां पर भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, आप 2 लीटर से 10 लीटर पहुंचे, लेकिन यहां आप एक फाइनाइट स्टेप में पहुंचे और वहां इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल स्टेप्स में पहुंचे। यानी एक चीज तो क्लियर है, एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स में जमीन आसमान का फर्क होगा, ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स में जबरदस्त अंतर होगा, फाइनाइट स्टेप्स में आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाएंगे। मजे की बात क्या है कि ऐसा सिस्टम, सोच के जवाब देना, क्या ऐसा सिस्टम कभी भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो सकता है? सोच के जवाब देना, क्या ऐसा सिस्टम कभी भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहीं पर भी शो कर सकता है? क्या इस सिस्टम में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जैसी कोई चीज होनी चाहिए? नो। अरे गजब लल्लू आदमी हो, बट होनी चाहिए, लेकिन सर यही होनी चाहिए, यहां होनी चाहिए और यहां होनी चाहिए, बीच में नहीं होनी चाहिए। आप समझिए, बीच के बारे में बात मत करिएगा सर, बीच वाला पॉइंट इज नॉट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थोड़ी सी अकल लगाओ, और यही है अंतर फिजिक्स और मेरे अंदर।
फिजिक्स में और केमिस्ट्री में यही अंतर आ रहा है। क्या अंतर आ रहा है? पहली बात, वो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। मैं बिल्कुल इस बात को बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं आती कि ये दुनिया फिजिक्स से चल रही है, इस दुनिया में गणित चल रही है। हम ये नहीं कहते केमिस्ट्री नहीं चल रही है, बट ये कि जो समझ रहे हो, अरे फिजिक्स एक खूबसूरत लॉजिकल आसा सब्जेक्ट होता है, ये तो जबरदस्ती के ड्रामेबाजी है। तुम खुद समझो वो क्यों नहीं पढ़ाते। मैं तुम्हें बताऊंगा, जब मैं वर्क डन कैलकुलेशन करूंगा मैं बताऊंगा तुम्हें। कोई चीज झटके से उठी, समझ बात को, पिस्टन यहां था, अब आप या तो इसको कट 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 धीरे धीरे करके उठाइए, तो फिर ऑल दी स्टेप्स आर इक्विलिब्रियम स्टेप। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है, ये दिस सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है, ये इनिशियल सिचुएशन, दिस इज इनिशियल। और अगर ये इनिशियल सिचुएशन की आप बात करते हैं, तो इनिशियल सिचुएशन ये कहती है कि सारी बातें मैं आपकी मानता हूं, आप थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं आप थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हैं। आपके अंदर टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं है, चलिए ठीक है। आपके अंदर प्रेशर ग्रेडियंट नहीं है, चलिए मान लिया। आपके अंदर किसी भी तरह का मास चेंज नहीं है, मास चारों तरफ मास एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मास चेंज भी नहीं है, यानी ना टेम्परेचर ग्रेडियंट है, ना प्रेशर ग्रेडियंट है, ना मास ग्रेडियंट है। तो आप बिल्कुल इनिशियल सिचुएशन की बात करें, आप थर्मल इक्विलिब्रियम है। सेम जब आप फाइनल सिचुएशन पे पहुंचते हैं तब क्या होगा, यह आपकी फाइनल स्टेज है, दिस इज फाइनल स्टेज। और फाइनल स्टेज में भी आप थर्मल इक्विलिब्रियम पर मेंटेन है, दिस इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। आप यहां पर भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं, बिल्कुल सही। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आपने मेंटेन कर रखा है, बिल्कुल सही, मैं मानता हूं। लेकिन बीच में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं है, आप समझिए, बीच में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। उसका रीजन मैं तुम्हें बताता हूं, क्यों नहीं हो सकता। तुम थोड़ी सी अकल लगाओगे और इसको केमिस्ट्री से या फिजिक्स से हट के सोचोगे तो एक बार में समझ में आ जाएगी। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जितना हीरो बनना हीरो बनते रहो। सीधी सी बात समझना, अगर मैं पिस्टन को दबा के बैठा था, ऊपर और नीचे का फोर्स बराबर था, फिर मैंने एकदम से कागज गिरा दिए, तो पिस्टन झटके से उठेगा या आराम से उठेगा, टक 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 करके उठेगा या झटके से ऊपर उठेगा। अगर एक बार में सारे कागज गिर गए तो पिस्टन झटके से ऊपर आ रहा है या एक आराम से ऊपर आ रहा है, इनफाइनाइट स्टेप्स में ऊपर आ रहा है, या फिर एक झटके से एक स्टेप में ऊपर चला जाएगा। जल्दी से बताओ। आयुष कह रहे हैं उनकी गर्लफ्रेंड का भी कुछ नाम। अच्छा अच्छा, पढ़ाई कर लो बेटा, चली जाएगी नहीं तो ठीक, झटके से आएगा, बिल्कुल सही है। वो खाक से ऐसे करके ऊपर। अब सोचो बीच की स्टेज की अगर आप बात कर रहे हैं तो क्या होगा। बीच की स्टेज में जब पिस्टन झटके से उठ रहा होगा तो जो गैस, समझना जरा बात को, जब ये झटके से उठ रहा होगा उस टाइम पर इनिशियली जो गैस यहां है, ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं, इनको क्या लगेगा, सोचो जरा। इन गैस के पार्टिकल्स को क्या लगेगा, इन गैस के पार्टिकल्स को लगेगा अरे पिस्टन कहां गया, ऐसे समझ बात को एकदम। तो ये एकदम से एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे, नीचे वाली जो गैस है उसको पता भी नहीं चलेगा कि हमें फैलना है। समझिए बात को, ऊपर से पिस्टन गड़ाक से हटा तो ऊपर वाली गैस एकदम से फैली, नीचे वाली कहती है अरे तुम भी फैल रही हो, चलो हम भी फैलेंगे। यानी इस दौरान में प्रेशर का भी ग्रेडियंट बनेगा और टेम्परेचर का भी ग्रेडियंट बनेगा। जरा समझने की कोशिश करना, इनफैक्ट मास का भी ग्रेडियंट बनेगा। सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। यानी मेरे कहने का मतलब है, अगर पिस्टन झटके से ऊपर उठ गया तो जैसे ही वो ऊपर उठा तो जो ऊपर की गैस है उसके सर से छत हट जाएगी। जैसे उसके सर से छत हटेगी वो ऊपर फैलना शुरू करेगी। जैसे ही वो फैलना शुरू करेगी उतनी देर में नीचे वाली क्या कहेगी, अबे तुम फैल क्यों रहे हो यार, तो हमें भी फैलना है क्या, तो चलो हम भी फैलते हैं। ऐसे में ऊपर वाली गैस पहले फैलेगी और नीचे वाली फिर उसके बाद एक्सपैंड करना स्टार्ट करेगी। इन बिटवीन there will be no thermodynamic equilibrium because of pressure gradient, temperature gradient and material gradient। बताओ मेरी बात समझे। एक आदमी कह रहा है सर मुझे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ही नहीं समझ में आया। यहां आदमी जो है ऑलमोस्ट अपना दिल बाहर निकाल के रखने वाला है और तुम्हें यही नहीं समझ में आया। मेरी बात समझ रहे हो, यानी मैं ये और लेकिन जो इससे पहले वाला सिचुएशन था वो क्या था, इससे पहले वाली सिचुएशन कितनी सीधी थी। इससे पहले वाली सिचुएशन ये कहती थी आराम से ऊपर जाएंगे, ऐसे समझ हो कहां गया, ऐसे कट 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 कट। उसमें क्या हो रहा है, जब आप धीरे धीरे ऊपर उठेंगे तो ऊपर वाली गैस कहेगी अरे पिस्टन थोड़ा सा ऊपर उठा, चलो हम भी धीरे से एक्सपैंड करते हैं। उतनी देर में नीचे वाली को पता चल जाएगा अच्छा एक्सपैंड होना है। यानी पूरा सिस्टम, समझ रहे हैं, ये पूरा सिस्टम कुछ ऐसा चल रहा है, पूरा सिस्टम कुछ ऐसे एक्सपैंड कर रहा है एक साथ। नो प्रेशर ग्रेडियंट, नो टेम्परेचर ग्रेडियंट, नो मटेरियल ग्रेडियंट।
लेकिन अगर झटका आएगा तो सर ये ऊपर वाली गैस तो एक्सपैंड करेगी, नीचे वाली को एक्सपैंड करने में टाइम लगेगा, ऐसे में प्रेशर ग्रेडियंट भी बनेगा, टेंपरेचर ग्रेडियंट भी बनेगा, बवाल हो जाएगा। सर यानी कहने का मतलब यह हुआ, अगर कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इनफाइनाइट स्टेप्स में ऊपर उठता है तो सर वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है, अपोजिंग फोर्स ड्राइविंग फोर्स लगभग बराबर होते हैं, ऐसे में वो प्रोसेस वो पाथ रिवर्सिबल पाथ माना जाता है। लेकिन अगर कहीं झटके आने लगे, ऐसे में आप फाइनाइट स्टेप्स में ऊपर जाने लगे, जैसे खट खट खट, दिस इज फाइनाइट स्टेप, खट फाइनाइट स्टेप, खट 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 फाइनाइट स्टेप। लेकिन अगर आप इनफाइनाइट स्टेप्स में ऊपर जा रहे हैं तो ऐसे में आप रिवर्सिबल पाथ फॉलो करेंगे, अदरवाइज द पाथ शुड बी इररिवर्सिबल। क्लियर है? समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? जैसे कि मैं इसके अंदर अगर बोलना चाहूं तो तुमको ये बोल सकता हूं, ये लीजिए मैं लिख के दे देता हूं, आप समझ जाएंगे। द प्रोसेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय स्मॉल चेंज। बिल्कुल क्लियर है सर, आपने झटके से कागज उड़ा दिए, अब आप ये चाह रहे हैं कि कागज रख के इसको वापस वहीं पहुंचा देंगे, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, स्मॉल चेंजेस से ये पॉसिबल नहीं है। द प्रोसेस विच इज कैरीड आउट इन सच अ मैनर दैट द सिस्टम इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। सर सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, सर ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। वो कह रहा नहीं, सुनिए तो किस जगह की बात कर रहे हैं हम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं इन दो जगहों पर, आप समझिएगा, एक ये और एक ये। कौन कौन से? इनिशियल और फाइनल, हम यहां तक तो बर्दाश्त कर लेंगे। दूसरा, अगर आप मल्टी स्टेप में जा रहे हैं, खट 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 खट, तो ऐसे में जहां जहां आप रुक रहे हैं वो आपका थर्मोडायनेमिक स्टेट माना जा सकता है। यानी सिस्टम में बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट एट सम फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेजेस। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेजेस में आप अगर किसी भी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, कट कट कट, तो ऐसे में बीच के जो स्टेप्स हैं आपके खट खट वाले, उन पॉइंट पर आप थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं, लेकिन आप बीच के किसी भी स्टेप को डिफाइन के अंदर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते। यानी एक चीज तो क्लियर है, आप जैसे कभी हमसे पूछा जाए कि क्या किसी इररिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम कभी भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ सकता है, तो आप उसको जवाब दीजिएगा बिल्कुल आ सकता है। वो अपनी इनिशियल और फाइनल स्टेजेस पर तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता ही रहता है, साथ ही साथ अगर वो मल्टी स्टेप्स में ऊपर उठा, यानी अपने पाथ को उसने मल्टी स्टेप या 2 स्टेप या 3 या 4 स्टेप्स में ऊपर उठाया, तो हर स्टेप पर वो एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो सकता है। ये तो गलत है कि वो कभी नहीं होता, हां ये सही है, वो कभी नहीं होता इन बिटवीन, यानी इनिशियल और फाइनल स्टेज के इन बिटवीन वो कभी भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। यानी लेकिन अगर वो मल्टी स्टेप प्रोसेस है तो ऐसे में, सपोज वो 2 स्टेप प्रोसेस है, खट खट, तो ऐसे में जहां पर भी वो रुका, पहला जहां उसने झटका लिया, वहां पर वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इनिशियल और फाइनल स्टेज में वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है। क्लियर है? क्लियर है? इररिवर्सिबल में मटेरियल ग्रेडियंट भी उसी तरह से आएगा ना, आप समझिए, जैसे झटके से उठ गया ऐसे, अब झटके से उठ गया तो नीचे तो समझो अब गैस का गुच्छा है और ऊपर वाली गैस एक्सपैंड करना शुरू कर देती है, तो ऊपर जो है वो मास जो है डिस्ट्रीब्यूटेड और नीचे वाला मास डिस्ट्रीब्यूशन वो बदल जाता है, और मास डिस्ट्रीब्यूशन बदलते ही मास का फ्लो होना शुरू हो जाता है कि भाई अब दोबारा मेंटेन करेंगे पूरे सिस्टम को होमोजीनियस, तो ऐसे में मास का फ्लो इंटरनली शुरू हो जाता है। हम ये नहीं करें मास बाहर निकल जाएगा, इंटरनली मास का फ्लो शुरू हो जाता है, एंड दैट इज ग्रेडियंट। समझ रहे हो बात को? शाबाश। जैसे कि इफ ड्यूरिंग द प्रोसेस देयर इज अ फाइनाइट डिफरेंस इन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स, सो द प्रोसेस टेक्स प्लेस विद फाइनाइट रेट, देयर इज अ फाइनाइट डिफरेंस। समझ रहे बात को? जैसे वहां पर बात हुई थी, वहां पर इनफाइनाइट डिफरेंस था, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज था, यहां फाइनाइट चेंज है, बाहर का प्रेशर 1 एटीएम, अंदर का प्रेशर 10 एटीएम, फाइनाइट डिफरेंस दिखाई देगा। इसी तरह से इररिवर्सिबल प्रोसेस जो होगा वो फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होगा, और एक इंटरमीडिएट स्टेज इररिवर्सिबल प्रोसेस की डिफरेंट स्टेट फंक्शंस, प्रेशर, टेंपरेचर एक्सेट्रा, वो बीच में डिफाइन नहीं किए जा सकते, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक सिस्टम कैसे डिफाइन करोगे? कौन सा प्रेशर बताओगे? बीच के इस टाइम पर प्रेशर कितना है सिस्टम का, बताओ क्या जवाब दोगे? बीच में प्रेशर कितना? अरे सर मुझे क्या पता, ऊपर वाला प्रेशर कम है नीचे वाला ज्यादा है, ऊपर वाली गैस फैलना शुरू कर देगी, नीचे वाली होगी, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट है ना सर। जब प्रेशर का ग्रेडियंट है तो खेल ही खत्म हो जाएगा। जब प्रेशर का ग्रेडियंट आ गया तो सर आप प्रेशर डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए बीच में प्रेशर टेंपरेचर ग्रेडियंट की वजह से आप कुछ नहीं बता सकते, छोड़िए इस बात को, ठीक है। और फिर वही वाली बात है सर, असलियत तो यही लगती, सोचा जाए तो यही है, और अगर ये असलियत है तो सर फिजिक्स वाले ज्यादा समझदार है, वो इस प्रोसेस को डिफाइन ही नहीं करते, वो कहते हैं ऐसी तैसी। लेकिन हम तुम्हें बताएंगे, हम इतने भी बड़े बेवकूफ नहीं हैं।
फिजिक्स वाले शायद उस चीज को नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली फिजिक्स पढ़ाते वक्त कि फिजिक्स की शुरुआत में जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाते हैं तो एक चीज बहुत चीख चीख के बताते हैं कि जो वर्क डन होता है वो फोर्स करता है जो खुद वर्क कर रहा है। हम केमिस्ट्री में उस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, हम वो फोर्स यूज करते हैं या वो प्रेशर यूज करते हैं जिसके अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं। हम दोनों में ये अंतर, मतलब आप समझिएगा, अगर तुम में से कुछ लोगों ने जैसे बता रहे हैं कि आज थोड़ी सी थर्मोडायनेमिक्स हमारी स्टार्ट हुई है, तो उनको शायद यह बताया गया होगा कि जो वर्क डन होगा वो पी गैस इंटू डीवी से निकाला जाता है। यानी गैस का जो प्रेशर है वो डीवी चेंज लाते ही जो भी वर्क करेगा, पी गैस दिस इज द फोर्स इंटू डीएक्स या डीवी, जो भी आप बोलते हैं, दैट इज वर्क डन। हम ये नहीं निकालते, हम ऊपर वाले फोर्स के अगेंस्ट वर्क निकालते हैं, पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। आप समझिएगा। अब क्योंकि वो अंदर गैस का प्रेशर लेते हैं तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस में गैस का प्रेशर डिफाइन ही नहीं कर पाते, ऐसे में वो कहते हैं वर्क डन निकल ही नहीं सकता। हम क्योंकि बाहर का प्रेशर लेते हैं और बाहर का प्रेशर डिफाइन करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। जब आपका कागज आधे उड़ जाएंगे तो उस टाइम पर भी तो बाहर के कुछ कागज रखे होंगे, तो जो भी बाहर का प्रेशर होगा उसके अगेंस्ट वर्क निकाल लीजिएगा, भले ही सही ना हो, लेकिन आप फिर भी ये काम कर सकते हैं क्योंकि आप अंदर के प्रेशर को नहीं, आप बाहर के प्रेशर को डिफाइन करते हैं। आप उस प्रेशर के अगेंस्ट वर्क निकालते हैं, जबकि फिजिक्स वाले उस फोर्स से वर्क निकालते हैं जो फोर्स वर्क कर रहा होता। बात समझ रहे हो कि नहीं? हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन आप समझो बात को। यानी बड़ा आसान सा काम था जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। एक रिवर्सिबल प्रोसेस था, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस था। दोनों में अंतर जब हम वर्क डन कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे सामने ये बात आई। ठीक है सर, कल कहां तक आएगा टेस्ट में? आए टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसे? अब हमें नहीं पता। आज के लेक्चर में सर थ्योरेटिकल पॉइंट्स का प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, पता नहीं क्या कह रहा है। कल के टेस्ट में, कल कौन सा टेस्ट है भाई? कल जो भी टेस्ट है यार, उसमें मुझे लगता है कि प्रयास 2 वाले तो शायद नहीं, पता नहीं 2 का टेस्ट है कि नहीं, लेकिन 1 वालों का सॉलिड स्टेट आएगा जितना मुझे पता है। शायद 1 वालों का सॉलिड स्टेट आएगा, उसमें ये थर्मोकेमिस्ट्री नहीं आएगी। ठीक है ना? तो टेस्ट टेंशन नहीं लेनी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, कुछ वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं, बहुत आसान से। अब देखो वो पॉइंट आने जा रहा है जिस पर जेई सवाल पूछ रहा है। तुम कहोगे सर सवाल तो इससे पहले वाले रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पर भी पूछे जाते हैं। हाँ, वो वर्क डन से रिलेटेड होंगे जो अभी हमने पढ़ाई नहीं। अभी हम बड़ी सीधी सीधी बात कर रहे हैं, टर्म्स को डिफाइन करते हैं, कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। एक वेरिएबल जो होगा 2 का जीओसी बस आएगा, 2 वालों का जीओसी आएगा, बच्चे चैट पे लिख के बता रहे हैं, और हम 1 वालों का बता रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट, तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया सबको? यहां तक समझ में आ गया? अब जल्दी से बता दो, जितना अभी तक तुमने किया है वो तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं यार? एक छोटा सा पोल करके बता दो मुझे, है? जल्दी से बता दो कि ये जितना किया है वो समझ में आ गया है कि नहीं। अब क्योंकि अब मुश्किल नहीं, बड़ा आसान आसान सी बात कर रहे हैं, कहीं से भी मुश्किल नहीं। ठीक है, 96% बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है यार, बाकी तो वो 4% तो 5% तो वो है ही ना, या 4% जो स्पैमिंग में लगे पड़े हैं, समझ रहे बात को? तो अब उनको क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो बहरहाल तो ये काफी लोगों के समझ में आ गया। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ वेरिएबल्स में, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में। तो उनमें सबसे पहला है हमारा इंटरनल एनर्जी। तो देख के लगता है ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंटरनल एनर्जी को अगर डिफाइन की जाए तो किसी भी सिस्टम की अपनी एक एनर्जी कंटेंट, जो कि 2 वजहों से हो सकती है, कि उसके जो मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशंस हैं या मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस हैं, या जो भी उसका जो बनने का तरीका है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं, वो सब मिला के उसकी पोटेंशियल
एनर्जी गवर्न करेंगे, और साथ में प्रोसेस ऐसा भी हो सकता है जिसमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो, तो अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी। यानी कहने का मतलब बड़ा आसान है, दो तरह की एनर्जीज को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी। तो ये बड़ा सीधी सी डेफिनेशन है, उसकी अपनी खुद की एनर्जी जिसको आप इंटरनल एनर्जी कहना चाहते हैं, इसको आप ई से या यू से डिफाइन कर सकते हैं। एंड दिस इज ई, तमाम तरह की ई ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ई वाइब्रेशनल एनर्जी, अब साथ में इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, कुछ भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी, जितनी भी टाइप की उसकी एनर्जीज है, अगर मैं उन सारी एनर्जीज को आपस में जोड़ दूं तो उस सिस्टम की अपनी एक एनर्जी तैयार होती है जिसको आप इंटरनल एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो ये आपकी ट्रांसलेशनल एनर्जी हो गई, ये ट्रांसलेशनल एनर्जी हो जाएगी, ये आपकी रोटेशनल एनर्जी हो गई। वाइब्रेशन हो रहे हैं तो वाइब्रेशन, हमने सारी तरह की ऐसे कुछ कुछ और भी तरह की हो सकती हैं, जो भी दुनिया भर की तरह की एनर्जीज है। तो सारी एनर्जीज अगर जोड़ दी जाए तो वो कुल मिला के उसकी टोटल एनर्जी तैयार हो जाती है, एंड दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जिसको आप यू या ई से किसी भी चीज से डिफाइन कर सकते हैं, हम आगे डिफाइन करके देखेंगे। यहां तक क्लियर है? ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ, इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशंस। यानी मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आप बने किस तरह से हैं, मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट क्या है, मॉलिक्यूल का जोड़ तोड़ क्या है, मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग किस तरह की है। एक तो वो एनर्जी इंक्लूड की जाएगी, और दूसरा आपकी वो एनर्जी होगी जो कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट की वजह से होगी, जो कि मोशन की वजह से होगी, दैट इज हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी बेसिकली वो दो टर्म्स होंगे जिनको जोड़कर टोटल एनर्जी डिसाइड की जाएगी। क्लियर है? अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात आती है, एक और एनर्जी है जिसको आप एंथैल्पी कहते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। ये एंथैल्पी क्या चीज, देखिए सेम है, एनर्जी कंटेंट किसी सिस्टम की कांस्टेंट प्रेशर पर। कई बार ऐसा होता है कि आपके तमाम ऐसे प्रोसेस है जो कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहे हैं, जिसमें सबसे कॉमन कौन से थे? सबसे कॉमन थे मेरे केमिकल रिएक्शंस। यानी तमाम ऐसी केमिकल रिएक्शंस है जो कांस्टेंट प्रेशर पर खुले बर्तन में की जाती है, ऊपर का प्रेशर कांस्टेंट होता है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसे में उस सिस्टम की जो एनर्जी कंटेंट है, उस एनर्जी कंटेंट को एक नया नाम दिया जाता है जिसको एंथैल्पी कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि व्हेन वी डील सर्टेन प्रोसेस इन ओपन वेसल, और मेरे हिसाब से जिस प्रोसेस की आप बात करना चाहते हैं, ऐसे प्रोसेस जो कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहे हैं, उनका सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत एग्जांपल है केमिकल रिएक्शंस। मैं बिल्कुल इस बात को एग्री करता हूं, आप केमिकल रिएक्शंस के बारे में शायद ज्यादा बात करना चाह रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस जनरली ओपन कंटेनर में कांस्टेंट प्रेशर के अंदर की जाती हैं, जिसकी वजह से उनका प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ऐसे में उनकी उस सिस्टम की एनर्जी कंटेंट निकालने के लिए एक नया टर्म इंक्लूड कर दिया जाता है जिसको इंथैल्पी कहा जाता है। और ऐसे में इंथैल्पी और इस इंटरनल एनर्जी का एक रिलेशन होता है जो हमें ध्यान रखना पड़ता है। यानी H इज इक्वल टू ई प्लस पीवी, यानी इंथैल्पी को इंटरनल एनर्जी के साथ आप इस तरह से लिंक कर सकते हैं। इसमें कोई आइडियल सिचुएशन या नॉन आइडियल गैस या आइडियल गैस, इससे कोई लेना देना नहीं है। H को E के साथ हमेशा H इज इक्वल टू ई प्लस पीवी के साथ लिंक किया जाता। लेकिन सर फिर भैया हमसे कभी H थोड़ा ना कैलकुलेट किया जाता, हमसे कभी E थोड़ा ना कैलकुलेट करवाई जाती, वो तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। हमें डेल्टा H कैलकुलेट करना होता है, हमें इंथैल्पी चेंज निकालना होता है, हमें इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना होता है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर आपको इंटरनल एनर्जी चेंज या इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है तो एक चीज बिल्कुल सीधा है कि अगर H इज इक्वल टू ई प्लस पीवी का नाम दिया जा रहा है तो जो डेल्टा H होगा वो डेल्टा E प्लस डेल्टा पीवी से डिफाइन किया जाएगा। एंड दिस इज जनरल। मैं एक एक करके पॉइंट लिख रहा हूं, सब लोग इसको नोट करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे और इवन बुक्स में इस फॉर्मूले को गलत तरह से लिखा जाता है। जेई में आए हुआ एक आध सवाल वो गलत कराते हैं क्योंकि वो इस बात को ध्यान नहीं रखते। दिस इज डेल्टा पीवी। अगर मैं और खूबसूरत तरीके से इसको लिखना चाहूं तो दिस इज डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P2V2 माइनस P1V1। मैं फिर यह बात बोलूंगा, इसका आइडियल नॉन आइडियल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने कहीं पर भी PV इज इक्वल टू एनआरटी की इक्वेशन अप्लाई नहीं की है। आप समझ रहे हैं सब लोग? मैंने कहीं पर भी PV इज इक्वल टू एनआरटी की इक्वेशन अप्लाई नहीं की है। मैं सिर्फ एक इक्वेशन लेके आया था H इज इक्वल टू E प्लस पीवी, और फिर मैंने डेल्टा पीवी को P2V2 माइनस P1V1 करके लिख दिया। हां, यह जरूर है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हुआ, एट कांस्टेंट प्रेशर
अगर प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो क्या होगा? तो अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो ऐसी सूरत में जो डेल्टा पीवी है वो पी डेल्टा वी से भी डिफाइन किया जा सकता है, यानी इन दैट केस डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। बिल्कुल ये किया जा सकता है, समझिएगा जरा। हां, अगर आप किसी आइडियल सिचुएशन की बात करते हैं, आइडियल गैस की अगर आप बात करते हैं, तो आइडियल गैस के केस में डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी भी लिखा जा सकता है। आप चाहें तो आइडियल सिचुएशन की बात ना करके इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर डेल्टा टी। समझी बात? यानी अगर आप किसी, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला जो आपके सामने लिखा है, ये फॉर्मूला जनरली जब अप्लाई किया जाएगा, इसको अलग से नोट कर लेते हैं। ये वाला फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे, ये कब अप्लाई करेंगे? ये वाला फॉर्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही हो और फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, फेस बदल रहा हो, फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो। ऐसे में आप डेल्टा एच और डेल्टा ई का ये रिलेशन इस्तेमाल करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। समझिए, हां, अगर आप किसी जनरल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, गैस एक्सपैंड कर रही है, गैस कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो एक जनरल फॉर्मूला डेल्टा पीवी का, बिल्कुल जनरल। अब ऐसे में मान लीजिएगा प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो पी डेल्टा वी यूज कर लीजिएगा या डेल्टा एनआर डेल्टा टी यूज कर लीजिएगा, लेकिन तब यूज करिएगा एनआर डेल्टा टी जब आइडियल सिचुएशन हो। मेरी बात समझना, कांस्टेंट प्रेशर पर आइडियल गैस सिचुएशन में आप यहां से यहां सिर्फ तभी गए जब आपको यह बात पता था कि आप आइडियल गैस के किसी एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, आइडियल गैस का फेस चेंज की बात, स्टेट चेंज की बात कर रहे हैं। अगर ये आइडियल गैस नहीं होती तो आप पी डेल्टा वी को एनआर डेल्टा टी नहीं लिख सकते थे। मेरी सब लोग बात को एग्री करते हैं? यानी पी डेल्टा वी जनरल एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, यहां तक ठीक। मैंने यहां पर कहीं आइडियल नॉन आइडियल की बात नहीं की। सबसे पहले मैंने डेल्टा पीवी लगाया, ठीक है, उस डेल्टा पीवी को आपने P2 V2 माइनस P1 V1 लिख दिया, दिस इज जनरल, ये मेरा जनरल हो गया। इसमें आइडियल पाइडियल की कोई बात नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, अब अगर प्रेशर कांस्टेंट होता तो मैं पी को कांस्टेंट ले लेता, पी को कांस्टेंट लेता तो पी डेल्टा वी बन जाता। यहां तक भी ठीक है सर, इसमें भी आइडियल नॉन आइडियल की कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन अगर आपने पी डेल्टा वी को एनआर डेल्टा टी लिख दिया तो ये आइडियल सिचुएशन में है, अदरवाइज आप सिर्फ पी डेल्टा वी या डेल्टा पीवी से काम चला सकते हैं, एनआर डेल्टा टी यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन या फेस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो आप इसी पी डेल्टा वी को आप आराम से डेल्टा एनजीआरटी करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये जनरली केमिकल रिएक्शन से कांस्टेंट टेंपरेचर, एक कांस्टेंट प्रेशर पर होती हैं, जिसकी वजह से डेल्टा एच और डेल्टा ई का रिलेशन, इस रिलेशन को हमेशा यूज करा जाता है। समझिएगा बात? पहले सब लोग इसको जल्दी से याद नोट करो। क्लियर है? डेल्टा एनजी को मैं लिख सकता हूं, और डेल्टा एनजी जो होगा, चेंज इन गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट साइड एंड रिएक्टेंट साइड। डेल्टा एनजी की जो वैल्यू, अभी मैं एग्जांपल लेता हूं, बिल्कुल ध्यान रखना। मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बात है। आप समझिए बात को, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि जेई के मेंस या एडवांस लेवल पर आपको इस चीज से रिलेटेड एक सवाल देखने को मिले, क्योंकि बहुत साल पहले उसने इस पर एक सवाल बनाया था और ज्यादातर बच्चे पेन रख के चले आए थे। अजीब बेवकूफ आदमी है, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ एक फॉर्मुला याद किया था, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा बी। उनको सिर्फ एक फॉर्मुला आता था, वो ये वाला बस। वो कहते थे यार पी तो कांस्टेंट होना चाहिए। उस आईटी के सवाल में पी की 2 वैल्यूज दी गई थी। अब बच्चा ये नहीं समझ पा रहा था कि पी की वैल्यू कौन सी रखनी है, क्योंकि यहां तो उन्होंने पी याद कर रखा था। जो पढ़ा लिखा बच्चा था उसको ये पता था कि एच और ई का और पी का रिलेशन एच इज इक्वल टू ई प्लस पीवी होता है, इसलिए डेल्टा एच का रिलेशन डेल्टा ई के साथ डेल्टा पीवी होगा, और डेल्टा पीवी इज P2 V2 माइनस P1 V1। तो उसने P1 P2 की वैल्यू पुट करके आंसर सही निकाला।
क्लियर है ये वाली बात? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी। ये फर्जी सवाल है, किसी जेई मेंस का कोई पेपर है, उसमें ये पूछा गया था। फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, देखो बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड की जो आदमी बात करता है वो पक्का 1 बार प्रेशर पर वेपराइजेशन की बात करता है। और अगर आप वेपराइजेशन की बात करते हैं तो आप फेस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। दुनिया जानती है फेस ट्रांसफॉर्मेशन अगर कोई करता है तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो डेल्टा एच डेल्टा ई का रिलेशन निकालता है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई या डेल्टा यू, जो भी आप बोलना चाहें, प्लस डेल्टा एनजीआरटी। समझिए। अब ऐसे में अगर कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा तो साफ समझ में आ रहा है दैट इज H2O लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कन्वर्ट्स इनटू H2O गैस। व्हाट इज डेल्टा एनजी? सर गैशियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दैट इज 1 माइनस गैशियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो कि 0 है, क्योंकि दिस इज नॉट अ गैस, सो डेल्टा एनजी विल बी 1। And if delta Ng 1, so the difference that is delta H minus delta U must be equal to 1 into R into T। समझे बात को? जल्दी से बता दो आंसर क्या निकल के आएगा। 1 into R into T। 1 क्या होता है? 1 तो 1 होता है। R क्या होता है? सर आंसर आपको जूल में चाहिए। R की वैल्यू जूल में बचपन में पढ़ाई गई थी 8.314। टेम्परेचर सर आपको देना पड़ेगा 100 डिग्री का टेम्परेचर है, 373 केल्विन की बात चलेगी। ये सॉल्व करके 10 की पावर 2 के हिसाब से आएगा। मुझे लगता है दिस विल बी 31 इंटू 10 रेज पावर 2 जूल्स पर मोल। सो दिस शुड बी 31, यानी यहां पर जो भी वैल्यू निकल के आएगी इट शुड बी 31। एक बार चेक करके देखो। 831 एक बार मल्टीप्लाई। विनीत कह रहा है उसको कुछ समझ में नहीं आया भाई, विनीत को किसी और तरह से समझाना पड़ेगा। मैं एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं भाई। 8.314 इंटू 373 31.01, ठीक है 31 आएगा, बिल्कुल सही। विनीत तुम्हें तब समझ में आएगा जब हम विनीत समझते हैं इस बात को, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको मेरी बातें कम समझ में आती हैं। देखो मैं मानता हूं कि तुम लोग एक अलग ही इंटेलेक्ट रखते हो, है ना, मैं इस बात को बिल्कुल एग्री करता हूं कि तुम्हारा एक अलग ही लेवल है, अलग ही दिमाग है, टॉप समझ बात, कोई अलग लेवल जिसको कहते हैं। हम लोग छोटे लोग हैं, कम दिमाग वाले, कमजोर, बेबस, कम पढ़े लिखे, मैच कर पाना मुश्किल। बात समझिए, मैच कर पाना मुश्किल। थोड़ा सा कोशिश करो, थोड़ा सा नीचे आओ बच्चों, थोड़ा सा नीचे आओ, कहीं तो मुलाकात होगी। आप समझिए, हम नहीं उठ सकते तुम्हारे लेवल पर, उतना कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा नीचे आओ, थोड़ा सा, जो कहा जाए थोड़ा सा समझो बात को, कोशिश तो करो। मैं मानता हूं तुम्हारा अलग ही लेवल है, तुम चीजों को समझना चाहते हो, तुम चीजों को अपने हिसाब से बनाना चाहते हो, लेकिन अगर कोई मास्टर तुमसे कहे कि नहीं इसको ध्यान रख लो बेटा, इसको याद कर लेना, तो प्लीज अपना मन मार के इस घटिया लेवल पर उतर कर उसको याद करने की कोशिश करो। विनीत तुम देखो कि तुम्हें समझ में आएगा। समझ लो बात को? क्लियर है? ठीक है, तो ये बड़ा आसान सवाल, लेकिन अब देखो फिर भी ये आसान सवाल था, लेकिन सर इसमें देखिए क्या करवा रहे हैं, इसको भी चेक करते हैं। जेई एडवांस का सवाल है सर, ये तो अपने लेवल का सवाल है। हाँ, तुम्हारे लेवल का सवाल है, तुम्हारे वाला लेवल समझ लो, तो हमारे लेवल का नहीं है, तुम्हारे वाले लेवल का सवाल है। क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है भाई जेई एडवांस लेवल का सवाल है, जिसमें आप क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट ऑफ रिएक्शन यानी डेल्टा एच और डेल्टा यू का या डेल्टा ई का डिफरेंस निकालना है, और वो फिर वही है, किसी केमिकल रिएक्शन की जब बात आती है तो वो डेल्टा एनजीआरटी से निकाला जाता है, या फिर फेस ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाती है तो वो डेल्टा एनजीआरटी से कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो बहुत आसान है। एक और कह रहा है सर, कार्तिक कह रहा है, कार्तिक लव गुरु। हाँ कार्तिक में, अब तुम कार्तिक मेरी बात समझोगे यार, जो बच्चे ये लिखते हैं कि हमें समझ में नहीं आया, उनको खुद ये इस बात को समझना था। एक्चुअली शायद वो इस बात से अनजान थे कि उनका क्या लेवल है।
वो यही मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा, इसलिए कि तुम लोग अलग लेवल के लोग हो यार। मतलब सुनो, इतना घटिया लेवल, इतना कम लेवल, इतना छोटी बातें, इतना घटिया इंसान तुम्हें समझा रहा है जिसको कुछ नहीं आता, समझ रहे हो बात को, 20-22 सालों से घास छील रहा है, उसकी बातें तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। तुम अलग लेवल के लोग हो, लेकिन थोड़ा सा कम समझ बात को, कोशिश तो करो, मतलब लेवल गिराओ तो यार, थोड़ा सा तो करो, मतलब रिक्वेस्ट है तुम्हारे तुमसे, हालांकि तुम्हारे शान के खिलाफ है ये बात, लेकिन करके देखो, थोड़ा सा नीचे आके देखो, शायद बात मिल जाए, समझ, हमारी तुम्हारी बातें तुम्हारी तक पहुंच जाए। बहरहाल, तो आप इसमें भी डेल्टा एनजीआरटी लगा देंगे। अब डेल्टा एनजी का जहां तक सवाल है, बस मुझे लगता है डेल्टा एनजी बता दीजिए, बात खत्म करिए। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू आ जाएगी, ये लिक्विड हो गया, ये 12 हो गई, ये 15 हो गई, तो मुझे लगता है 12 माइनस 15 से काम चल जाएगा। सो दिस विल बी -3। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू -3। विनीत कहेगा गलती हो गई मुझसे, लव गुरु कहेगा सर वो आज सर ने बैंड बजा दी। ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली तुम्हें बताना मुझे क्या था कि जो कहा जाता है वो याद नहीं करते ना, इसलिए बैंड बजती है। जो कहा जा रहा है उसको याद कर लो, तुम्हें दिक्कत ही नहीं हो। तुम ये चक्कर में लगे ना, तो हम नहीं करते ऐसी तैसी, तुम्हें समझा के दिखाओ, समझा के दिखाओ। अरे तो जब समझाते समझते नहीं हो, तो कम से कम जब लिख दिया तो उसको याद कर लिया करो। जहां कोई आदमी इतना भी कर लेगा ना, फिर वही है, वो लेवल जो चाहिए वो तैयार हो जाएगा, वो वाला लेवल जो काम का, समझ रहे हो, जुगाड़बाजी वाला, वही तो चाहिए, और क्या है। तो कम से कम जो कहा जाए वो कर लिया करो, सुन लिया करो, बस खत्म। ये कैसे कर दिया, माय गॉड। अबे क्या बिल्कुल ही लल्लू हो। 12 CO2 हमने नहीं लिखा, सवाल है ये, 12 मोल इधर है और 15 O2 इधर है। अब डेल्टा एन क्या होता है, गैस का इधर का मोल माइनस गैस का उधर का मोल, तो ये प्रोडक्ट साइड के गैस के मोल है। अच्छा, क्या ये नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा है, ये 12 है भाई, ये तो 12 माइनस 15 तो 3 आ गया, -3 जो भी आता है, और ये आपका आंसर आ गया। तो अगर आपको डेल्टा एच डेल्टा ई का डिफरेंस निकालना है, कांस्टेंट प्रेशर पर जो एनर्जी कंटेंट होता है उसको एंथैल्पी कहते हैं, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो एनर्जी कंटेंट होता है उसे इंटरनल एनर्जी चेंज से निकाला जाता है। सो डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई की वैल्यू डेल्टा एनजीआरटी होगी। मस्त आपका आंसर आ जाएगा। आप चेक करना चाहे तो आंसर निकाल लेते हैं। द आंसर विल बी डेल्टा एनजीआरटी and delta NGRT is -3 into 8.314 इंटू, अगर उन्होंने टेम्परेचर 25 डिग्री दे रखा है तो ये आपका जूल में आंसर आ जाएगा। अगर आपको किलो शिलो में चाहिए तो आप इसको किलो विलो में कन्वर्ट कर लीजिएगा। आप चेक करेंगे इसका आंसर जो है वो ए आ जाए। शाबाश। क्लियर है? चलिए एक और सवाल कर लेते हैं। ये लीजिए, ये वो सवाल, ये सर एडवांस लेवल का सवाल है सर, ये असली सवाल है सर। इसी सवाल के लिए तुम्हें टॉपिक पढ़ाया गया है। बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तुम देख रहे हो, और भी सवाल हैं इस तरह के, समझो। ये सवाल अच्छा है। अब इसमें देखिए, तुम कर सकते हो क्योंकि तुम्हें समझाया गया है, लेकिन तुम्हें बहुत कुछ समझाया गया है। अब तुम पता नहीं उतनी बातें ध्यान रखते हो कि नहीं। अगर तुम ध्यान से देखो तो इस सवाल में कर क्या रहे हैं कि आपका एक गैस जो है अंडरगोस चेंज ऑफ स्टेट, यहां से यहां जा रही है। इस स्टेट के बारे में बोला गया है कि वो प्रेशर 2 ATM है, और उसका वॉल्यूम 3 लीटर है, और उसका टेम्परेचर 95 केल्विन। ठीक, वो यहां से यहां जा रही है। यहां पर जब उसकी स्टेट की बात करते हैं तो उसका प्रेशर जो है वो 4 ATM है, उसका वॉल्यूम 5 लीटर है, और उसका जो टेम्परेचर है वो 245 केल्विन। ये सिचुएशन। वो कह रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि अगर डेल्टा यू दे दिया जाए तो इस खेल में डेल्टा एच कितना है? तो मैंने कहा भाई ये क्या बता सकते हैं, तो कोई भी बता सकता है, इसमें क्या सोचना है। तो ये जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, तो समझो वो क्या करता था, उसको एक फॉर्मूला याद करवाया गया। उसने कहा था, उसको ये बताया गया था कि कोई भी अब तक का जो सवाल आया है वो इस फॉर्मूले से किया जा सकता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। बस उसकी जान निकल गई थी। कैसे? जो बच्चा ये वाला फॉर्मूला लगाएगा, आप समझिए, डेल्टा ई तो दे रखा है सवाल में 30, वो तो ठीक है। ये जो पी है वो क्या रखोगे? 2 तरह के प्रेशर है, एक 2 भी है और एक 4 भी है। आदमी खत्म हो गया। अब क्या करेंगे सर? फंस गया मामला। तो जो समझदार था वो उसने क्या कहा कि भाई ये वाला मामला ठीक नहीं है। ये मामला इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर नॉन आइडियल। आइडियल वो तो बात ही नहीं कर रहा मैं। एवरीथिंग सब कुछ सही है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। यहां प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो खेल ही खत्म हो गया। तो ये वाले फॉर्मूले की जगह एक पढ़ा लिखा आदमी कौन सा फॉर्मूला लगाएगा? वो ये लगाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पीवी। अब डेल्टा यू की वैल्यू दे रखी है 30, और डेल्टा ऑफ पीवी आप निकालिए। पीवी का डेल्टा मतलब क्या होता है? P2V2 माइनस P1V1। जरा बताइए वैल्यू कितनी आएगी? दिस इज 30
प्लस P2V2 कितना होगा, P2V2 20 होगा, P1V1 6 होगा, तो ये 14 हो जाएगा। 14 होते ही ये 44 लीटर एटीएम आ जाएगा। अगर आप इसको जूल में लिखना चाहते हैं तो 101.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। लो, इस बात को ध्यान रखना, एक एटीएम लीटर जो है वो जूल्स में 101.3 जूल के बराबर लिखा जाता। वो तुम निकाल भी सकते हो, एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करके लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। बड़ा सीधा सीधा सा, ठीक। तो खैर बात, तो अब ये आंसर आ गया सर। लेकिन एक सेकेंड, एक लड़का और भी है सर, ये तो लल्लू था, ये पढ़ा लिखा था, एक और भी है जो कि और तगड़ा पढ़ा लिखा है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है भाई मेरे पास एक और तरीका, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, तुम इस सवाल को ऐसे निकाल देते, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी, क्योंकि पी डेल्टा वी या डेल्टा पीवी को आप एनआर डेल्टा टी लिख सकते हैं, बिकॉज मोल्स तो कांस्टेंट है, तो आप एनआर डेल्टा टी लिख सकते हैं। उसने एनआर डेल्टा टी लगाया तो यह आ जाएगा 30 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, 1 मोल गैस की बात कर रहा है। आर की वैल्यू एटीएम लीटर में 0.0821 होती है। टेम्परेचर का चेंज कितना है, 95 और 245, 150 का चेंज है। इसको सॉल्व किया, वो 42.3 आ गया। जैसे ये 42.3 आया, उसने ये वाला ऑप्शन टिक कर दिया। अब ये दो ऑप्शन है, ये क्या चक्कर है सर, शाबाश, बहुत बढ़िया, एक आदमी जाग रहा है सर, ये बहुत बड़ा लल्लू है, भले ही अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझता है, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि सर नॉन आइडियल गैस, नॉन आइडियल गैस के लिए पी डेल्टा वी को एनआर डेल्टा टी नहीं रख सकते, समझो बात। इसलिए जो सच्चाई है वो सच्चाई सिर्फ इतनी है, जो बच्चा ये फॉलो कर रहा है उसका आंसर सही है, और जो बच्चा ये फॉलो नहीं कर रहा है वो यहां से भी गलत कर रहा है और यहां से। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे एग्जाम में ये या ये या ये नहीं आ सकता, आ कुछ भी सकता, बट मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि तुम इस बात को भी ध्यान रखो कि इफ इट इज एन आइडियल सिचुएशन, इन दैट केस द आंसर इज पी डेल्टा वी से भी 44 आएगा, आप करके देखेंगे वहां से भी 44 आएगा, वहां से भी 44 आना चाहिए। ये क्यों आंसर गलत आ रहा है एनआर डेल्टा टी से, क्योंकि आइडियल सिचुएशन नहीं। अगर ये आइडियल सिचुएशन होती तो टेम्परेचर इस तरह से वेरी करता कि आपका एनआर डेल्टा टी की वैल्यू फिर से 14 आती और उस 30 में से 14 को जोड़कर वो 44 ही आता। क्लियर? तो सही जो लग रहा है वो यही लग रहा है, मतलब इसको ध्यान रखना। अब यार इतने सारे गलत चीजें लिख के गलत चीजें मत याद कर लेना, मतलब सुनो, मैं गलत चीजें लिख के काट देता हूं, तुम भी काट दिया करो, और अगर कहीं मैं काटना भूल जाऊं गलत लिख के तो तुम काट दिया करो, समझो बात। तो पता चला उल्टी सीधी चीजें याद करके चलेगा, ये भी गलत है, ये भी पढ़ लिया, ये भी गलत है, ये भी पढ़ लिया। अब साला ये सही बात पढ़ी नहीं, गलत सारी चीजें पढ़ के चले गए। एग्जाम में कर क्यों नहीं रहे, क्योंकि गलत तो याद है लेकिन वो कर रहा नहीं है, वो तो गलत है, सही हमने पढ़ा नहीं। अजीब लल्लू। ठीक है, चलिए एक और ले लेते, ये लीजिए सर, ये भी कोई इम्तिहान है सर, देखिए उसमें पूछा क्या, अब पता क्या सवाल पूछा है। द डिफरेंस इन लिक्विड हेप्टेन में आग लगा दी इन्होंने, लिक्विड हेप्टेन में आग लगा दो, तुम भी आग लगा दो। हेप्टेन तुम समझते ही होगे, 7 कार्बन होती हैं, क्योंकि एल्केन की बात कर रहे हैं तो C7H16 होगी, आपने इसमें आग लगा दी, कंबशन कर दिया, तो ये 7 CO2 बना देगा और ये पानी बना देगा। और यहां आ जाएगी आपकी 8O2, नहीं 8 नहीं, कुछ और आएगा ना, 14 और 8 22, 11O2, बस खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ सर, अगर आप डेल्टा एनजी निकालना चाहते हैं तो जो डिफरेंस आएगा इन दोनों का वो डेल्टा एनजी के आरटी, रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो दिस इज डेल्टा एनजी आरटी, खत्म हो गया। तो अगर ये डेल्टा एनजीआरटी है तो डेल्टा एनजीआरटी की ही वैल्यू आपको निकालनी है। तो इधर 7 इधर 11, तो 7 माइनस 11 माइनस 4 आरटी आ जाएगा। 7 माइनस 11 आरटी आ जाए, तो दिस विल बी -4 आरटी, ये आंसर आ जाए। सी तुम्हारे एग्जाम के सवाल हैं, मतलब समझ रहे, अब तुम समझना जरा। सर हमने तो बहुत मुश्किल सवाल सोचे थे सर, हमें तो फिजिक्स में भी और मुश्किल मुश्किल सवाल कराए जाएंगे सर, केमिस्ट्री में भी हमने तो पता नहीं क्या क्या आता होगा, लेकिन यार हम मानते हैं
लेकिन ये लेवल तैयार करने में क्या मुसीबत है, मुझे नहीं समझ में आता। विनीत तुम बताओ, आप कार्तिक जो था अभी लव गुरु साहब वो बताइए, और भी बहुत सारे बच्चों को जिनको मैं नहीं देख पा रहा हूं, इस लेवल पे क्या परेशानी, इस लेवल को तैयार करने में क्या परेशानी? सर ये वो चैप्टर है जो फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे मुश्किल चैप्टर में गिने जाते हैं। थर्मो हो गया सर, एक आप पहले करा चुके हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, उसको भी फिजिकल केमिस्ट्री के मुश्किल चैप्टर में काउंट किया जाता है। और सर एक बचा हुआ है, उसको और निपटा दीजिए, आयनिक इक्विलिब्रियम। सर ये तीन ही चैप्टर है जो फिजिकल केमिस्ट्री में लोगों की बैंड बजाते हैं सर, ये लेकिन लेवल नहीं है ना सर। किसकी बैंड बजाते हैं, हमें बजवानी नहीं सर, आप जबरदस्ती बैंड बजा रहे हैं, हमें लेवल ही समझ में नहीं आता। वो इस जिस लेवल की वो बात कर रहा है उस लेवल पे तो कुछ है ही नहीं सर। मैं मना नहीं करता कि मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक लेवल के बाद ही तो मुश्किल होता होगा, या शुरू ही बम से कर देता होगा। तो कम से कम एक लेवल सीखने के बाद सोचेंगे, ये तो सीख लेते हैं, समझे बात को। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वही जो हम वेरिएबल जिनको डिस्कस कर रहे थे, तो एक आपने इंटरनल एनर्जी डिस्कस किया, यू, फिर आपने एच को डिस्कस किया, यू और एच के रिलेशन के बारे में बात की, और अब आप एक और वेरिएबल की बात कर रहे हैं, हीट। एच छोड़िए ना सर, ये सब क्या थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं। हीट वो एनर्जी का फ्लो है, मतलब एक चीज तो क्लियर है, हीट इज फ्लो ऑफ एनर्जी। मतलब मैं चाह रहा हूं कि इस चीज को सब लोग ध्यान रखेंगे कि हीट इज एक्चुअली फ्लो ऑफ एनर्जी, जो कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हो सकती है। यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एनर्जी का फ्लो है उसको दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है, एक हीट और एक वर्क। समझिए बात को, उसके लिए बाउंड्री है, वो इमेजिनरी हो सकती है, वो जैसी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट एक बाउंड्री है जिसके थ्रू एनर्जी का फ्लो हो रहा है। सो हीट एक एनर्जी का फ्लो है जो कि हाई टेंपरेचर से लोअर टेंपरेचर की तरफ होता होगा, उसका कुछ रीजन होता होगा, हम बाद में सेकंड लॉ के अंदर डिस्कस करेंगे, बट एनर्जी फ्लो तो है एक बाउंड्री के अक्रॉस, इसमें कोई शक नहीं। यहां तक क्लियर है? और मैं इसलिए बोल रहा हूं आपसे, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक, और ये इंपॉर्टेंट है आप समझिएगा, बहुत एनर्जी फ्लो बिटवीन द सिस्टम विद इन द बाउंड्री। मतलब आपको पता नहीं इस चीज की इंपॉर्टेंस कितनी समझ में आ रही है, बट मुझे ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा, इतना इंपॉर्टेंट है कि जेई वाले ने एडवांस लेवल पर इस पर एक असर्शन रीजन पे सवाल बनाया था, सिर्फ इतनी लाइन के ऊपर। आप समझिएगा बात को, यानी कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि एनर्जी का, हीट का फ्लो क्या किसी बाउंड्री के, ऐसे करके सवाल बनाया था। हम अभी पूरा सवाल बाद में देखेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे करके और भी चीजें ऐड करते हैं। तो यानी अब जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए आग जल रही, या फिर ऐसे कर लेते, आग तो अजीब तरह से होती है, अब जैसे क्या बोले, हाँ, एक कप में चाय, गरम चाय गरम, ठीक। अब उस गरम चाय में मान लीजिए कप गरम हो गया, अब मैंने उसको छुआ, तो मुझे गरम फील होगा कि नहीं, बताइए। क्या ये हीट का फ्लो हुआ कि नहीं? मेरे हाथ में, चाय में से मेरे हाथ के अंदर हीट का फ्लो हुआ कि नहीं हुआ? मुझे गरम कहां पर लगा? सर मुझे बाउंड्री पे गरम लगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बाउंड्री है उसी के थ्रू हीट का फ्लो हो रहा है। किसी ठंडी बर्फ को जब आप छूते हैं तो ठंड का एहसास होता है, कहां पर होता है सर? वो सरफेस पर होता है सर, उस बाउंड्री पर होता है। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया सर, हीट का फ्लो चल रहा है, बाउंड्री पर हो रहा है, हीट का फ्लो बाउंड्री के थ्रू होगा, टेंपरेचर डिफरेंस की वजह से लेन देन जो भी चल रहा होगा वो अलग कहानी है। लेकिन एक चीज क्लियर है सर, जो इंपॉर्टेंट है वो बात ये भी है कि आईयूपीएसी सिस्टम ये कहता है कि अगर सिस्टम ने हीट बाहर निकाली तो वो निगेटिव मानी जाएगी, और अगर सिस्टम को हीट दी गई तो उसे पॉजिटिव माना जाएगा। फिजिक्स में इसका उल्टा लिया जाता है, यानी सिस्टम ने हीट दी, नेगेटिव, हमारी अपनी बात कर रहे हैं हम, सराउंडिंग सिस्टम को हीट देगा अगर, तो पॉजिटिव ली जाएगी। फिजिक्स में सिस्टम ने हीट निकाली, पॉजिटिव, सिस्टम को हीट दी, नेगेटिव। फिजिक्स वाले सिस्टम को इंपॉर्टेंस देते हैं और केमिस्ट्री वाले हम अपने आप को या सराउंडिंग को इंपॉर्टेंस देते हैं। समझिए बात को, सिस्टम को नहीं। हमने हीट दी, पॉजिटिव, हमने वर्क किया, पॉजिटिव, सिस्टम ने हीट निकाली, नेगेटिव, सिस्टम ने वर्क किया, नेगेटिव। फिजिक्स वाले उल्टा करते हैं, सिस्टम को इंपॉर्टेंस देते हैं, सिस्टम ने हीट निकाली, पॉजिटिव, सिस्टम को हीट दी गई, नेगेटिव, सिस्टम ने वर्क किया, पॉजिटिव, सिस्टम पर वर्क किया गया, नेगेटिव। यानी हमारे और उनमें अंतर क्या है? सिर्फ एक ही अंतर है, मतलब मुझे लगता है सबसे आसान तरीका समझाने का यही है, वो सिर्फ इतना है, हम अपने आप को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, फिजिक्स वाले सिस्टम को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सिर्फ इतना फर्क है, हम सराउंडिंग्स हैं, हम जो हीट देते हैं, लेते हैं, सिस्टम के अंदर, सिस्टम से बाहर लेते हैं, वो हम अपने आप बात करते हैं। हमने कुछ किया तो पॉजिटिव है, सिस्टम ने कुछ किया तो वो निगेटिव, बस इतना फर्क। क्लियर है ये वाली बात? यानी हाँ, बहरहाल तो अब ये साइन हमें ध्यान रखना है, हीट फ्लोइंग इनटू द सिस्टम दैट इज पॉजिटिव, हीट फ्लोइंग आउट ऑफ द सिस्टम दैट विल बी नेगेटिव। क्लियर है? ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वर्क का होगा
किसी भी वर्क, अभी हम कुछ डिराइव नहीं कर रहे बट हम बात करना चाह रहे हैं, एक वर्क हमारा पीवी वर्क होगा और एक हमारा नॉन पीवी वर्क होगा। आप समझिएगा जरा, नॉन पीवी वर्क होगा। ऑब्वियस है कि अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो मुझे पीवी वर्क से रिलेट करके बात करनी है, और पीवी वर्क होता है डीडब्ल्यू विच इज माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। तो अगर मुझे नेट वर्क डन एक पाथ प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस का या एक स्टेट से दूसरे स्टेट का निकालना है तो मुझे सिंपल इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें पी एक्सटर्नल अंदर भी हो सकता है और इंटीग्रेटिंग साइन के बाहर भी हो सकता है। ये अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। नॉन पीवी वर्क को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक ऐसा वर्क जो मैकेनिकल वर्क है, एक ऐसा वर्क जो मैकेनिकल वर्क है, और मुझे लगता है मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। मैकेनिकल वर्क वही जो एमजीएच फेमजीएच टाइप का होता है, वो तुम जानते हो कि हमें इससे मतलब नहीं है। और एक इलेक्ट्रिकल वर्क भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क का हमने एक जगह पर तुम बच्चों ने फर्स्ट बैच वालों ने इस्तेमाल किया है, एंड दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, जिसको आप हमेशा चार्ज फ्लो इनटू वो पोटेंशियल डिफरेंस से निकालते थे, जिसको क्यूवी बोल सकते हैं। आप चाहें तो इसको एनएफवी भी बोल सकते हैं या एनएफई भी बोल सकते हैं, जैसा चाहें वैसे बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि मेरे मतलब की अगर बात की जाए तो मेरे मतलब की बात सिर्फ इतनी है, वो ये है कि मुझे मैकेनिकल वर्क या इन बकवास वर्क से कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी भी प्रोसेस के अंदर ये पीवी वर्क कैलकुलेट करूंगा, और मुझे हालांकि एक आध जगहों पर हो सकता है मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़े, बट मेरे मतलब की बात यह है कि मैं पीवी वर्क का इस्तेमाल करूंगा। एंड पीवी वर्क की फॉर्मूला बनाया गया है कि कैसा भी प्रोसेस क्यों ना हो, वर्क डन इज माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगली क्लास में बात करूंगा मैं, फिजिक्स में पी गैस डीवी होता है। अगर तुमने देखा होगा तो फिजिक्स में एक छोटा सा फर्क होता है, उसमें डीडब्ल्यू की वैल्यू इंटीग्रल साइन के अंदर पी गैस डीवी से निकाली जाती है। याद करो, यह फिजिक्स में बताया जाता है। दिस इज फिजिक्स। और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये केमिस्ट्री में डिस्कस कर रहे हैं। दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या दिखाई दे रहा है? सबसे बड़ा अंतर यह है कि सर यहां पर एक्सटर्नल फोर्स को यूज किया जा रहा है वर्क डन कैलकुलेशन में, और यहां पर इंटरनल फोर्स को यूज किया जा रहा है वर्क डन की कैलकुलेशन में। सर ये इंटरनल फोर्स आप किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस में डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन फिजिक्स में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स तो बाहर से लगता है, वो तो हमेशा डिफाइन किया जा सकता है। इसलिए केमिस्ट्री वाले इरिवर्सिबल प्रोसेस का भी वर्क डन फालतू तरीके से डिफाइन कर देते हैं। क्लियर? यार आज नहीं, आज इतना ही करेंगे। आज जो है यहां तो टाइम ही नहीं मिलता है। एक्सटेंड देख रहे हो, बच्चे एक्सटेंड करने के लिए बोल देते हैं, बल्कि यहां चलिए तो आप करेंगे धीरे धीरे करके, लेकिन ज्यादा लोड नहीं दे रहे, धीरे धीरे करके चीजों को बढ़ाएंगे। आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे। तो सब लोग जो है नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार है, बिकॉज मुझे लगता है थर्मोडायनेमिक्स के जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा, एंड दैट इज पीवी वर्क डन, आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, आइडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, वर्क डन कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं उसको डिफाइन करेंगे, और उसके बाद फट से अपने सेकंड लॉ पे आएंगे, बिकॉज हमें वो भी करना है। क्लियर है? बाकी वर्क डन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल तुम्हें फिजिक्स में कराए जाएंगे। अब तुम्हें पता ही है, शायद शुरू हो गया तो तुम्हें आइडिया लगेगा। प्रयास 2 वालों को भी अभी ट्यूसडे वेडनेसडे से उनकी थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होगी। मुझे नहीं पता थर्मोडायनेमिक्स में कौन सा पोर्शन स्टार्ट होगा, वर्क डन वाला पोर्शन वहीं पर बहुत ज्यादा करा दिया जाता है। क्लियर है? तो इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।